सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं और मेरे साथ हैं मयंक और विश्व रंजन। हम लोग आप लोगों के साथ जो है मेंस आंसर राइटिंग का जो है डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे अगले 45 टू 60 मिनट्स में कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। तो मयंक, यू कैन गो फॉर इंट्रोडक्शन। हेलो एवरीवन। हमारे जो प्रोग्राम है इसका सेशन और स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा कि स्टार्टिंग के 40 मिनट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिक डाउट्स होते हैं सभी एस्पिरेंट्स के मन में कि हाउ टू राइट अ गुड आंसर। और उसके बाद लास्ट 20 मिनट हम लोग रिजर्व कर रहे हैं आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन चैट देम और यू कैन राइट देम इन द चैट बॉक्स। और लास्ट के 20 मिनट्स में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको एक बार हम स्ट्रक्चर्ड वे में आपको आंसर कर सकें। आज का जो सेशन होगा वो पूरा इस बात पे फोकस करेगा कि इफेक्टिव आंसर कैसे लिखना है। कंटेंट पे बहुत ज्यादा फोकस हम लोग नहीं करने वाले हैं। कंटेंट आप लोगों को देखना है कि कैसे मैनेज करना है, बट यस, अपार्ट फ्रॉम कंटेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी आंसर की जो स्ट्रक्चर है वो अच्छी होनी चाहिए। और साथ ही साथ उसमें क्या एडिशनल हम कर सकते हैं कि हमारा आंसर एक नया हो, एक अलग टाइप का आंसर हो। इस चीज पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ अगर कुछ डायग्राम इंट्रोड्यूस करने हैं तो वो कैसे करने हैं, एक बेटर स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं आंसर की, और इंट्रो कंक्लूजन किस टाइप के, डिफरेंट टाइप के इंट्रो कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आंसर के स्ट्रक्चर की। एक जो स्टैंडर्ड आंसर होता है वो हमेशा इस बेसिस पे लिखा जाएगा कि स्टार्टिंग में हम 2 या 3 लाइन का उसका इंट्रोडक्शन लिखें, देन इन बिटवीन एक बॉडी पार्ट रहेगा पूरा, और लास्ट में उसका कंक्लूजन हमें 2 या 3 लाइन में समराइज करके लिखना होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रो के लिए कि इंट्रो अपना इफेक्टिव कैसे बनाएं। तो विश्व आप शेयर कर सकते हैं इंट्रो के बारे में कुछ चीजें, या मुकुंद आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा कि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो 3 चीज़ जो है उस पे हम ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, 3 स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपको बॉडी पे ध्यान देना होता है और उसके बाद कॉन्क्लूज़न पे। तो देखिए जीएस जो होता है जनरल स्टडीज़, उसके नाम में ही इफ यू लुक एट द वेरी नेम इट्स जनरल स्टडीज़। आपको इसमें जो है एक बहुत ही जनरलिस्ट आंसर लिखना है, एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं चाहिए। ऑप्शनल का जब आप आंसर करते हैं, जब आप ऑप्शनल लिखते हैं, तो आपको उसमें थोड़ा एक्सपर्टीज़ दिखाना होता है क्योंकि वो आपको समव्हेयर इट फॉल्स बिटवीन ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स। पर जनरल स्टडीज़ में आपको बहुत सिंपल सी चीज़ें, बहुत जनरल बातें लिखनी है। तो आई विल फोकस ऑन माय पार्ट। इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि इंट्रोडक्शन कैसे करना है। तो देखिए इंट्रोडक्शन जो होता है वो डिफरेंट वेज़ होते हैं इंट्रोडक्शन के, और इंट्रोडक्शन इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है आपका डिफाइन करता है कि आपके आगे के आंसर जो बॉडी होगा, कंक्लूजन होगा, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और एग्जामिनर जो होते हैं वो आपके इंट्रोडक्शन पढ़ के समझ सकते हैं कि जो है आपका डेप्थ क्या है आंसर राइटिंग का, आपने क्वेश्चन को समझा भी है या नहीं। तो इंट्रोडक्शन बहुत क्रूशियल है, बहुत इम्पोर्टेंट है और इसलिए इसको बहुत अच्छे से करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ वेज़ बताऊँगा जिसके तहत आप जो है अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं और आप जो है प्रैक्टिस, अभी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। और आप जो है उसको इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं अपने आंसर्स में। देखिए देयर आर डिफरेंट वेज़। First way that I followed for myself was use of statistics, datas, and all the reports that comes every now and then. So, for example, if there is question on ease of doing business, then for sure you have to use World Bank's ease of doing business report, and you can give that India is at the 63rd position or whatever position India is. You have to mention that. If there is report on human development, then you have to write, or somewhere related to health and education, then you can quote United Nations Development Program Human Development Index report. तो आप रिपोर्ट को यूज कर सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स जीएस पेपर 3 का आंसर कर रहे हैं तो आप इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, इनके डेटा को कोट कर सकते हैं। अगर आप एनवायरनमेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप आईपीसीसी रिपोर्ट्स को कोट कर सकते हैं और इन सब चीज़ों से आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया।
सेकंड वे जो होता है वो बहुत, अगर आपके माइंड में कोई भी स्टैट नहीं आ रहा है, डेटा नहीं आ रहा है, तो नो नीड टू वरी, and you have to, like, you can start with the basic definition. So if there is a question on the carrying capacity like it was in the last year, so you can mention what is carrying capacity. आप carrying capacity को define करके आप अपने answers कर सकते हैं, तो definition हो गया। आप जो है, अगर उसके अलावा भी आपके माइंड्स में definition भी अगर अगर आपको नहीं पता है, तो आप उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट लिख सकते हैं, करंट में क्यों न्यूज़ में है, उस चीज़ को लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर वाज़ वन क्वेश्चन ऑन साइबरडॉम, सो आई न्यू दैट समवेयर आई read that it is related, this project is related to cyber security and from Kerala, so I mentioned that। तो कुछ इस तरह का आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। ये कुछ तरीका हुआ इंट्रोडक्शन लिखने का। अब मैं थोड़ा आपको ये भी बताऊँगा कि इंट्रोडक्शन कितने वर्ड्स का होना है और कैसे लिखना है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन को बहुत ब्रीफली लिखना है। आई यूज्ड टू डू इन मैक्सिमम 2 टू 3 लाइन्स। 2 से 3 लाइन में आप इंट्रोडक्शन लिखिए। इंट्रोडक्शन ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको बॉडी पे भी ध्यान देना है और आपको कंक्लूजन भी लिखना है। तो आप इंट्रोडक्शन जो है, आप जस्ट एग्ज़ामिनर को एक व्यू दीजिए कि सर मैं ये लिखने जा रहा हूँ। दिस इज़ द ब्रीफ बैकग्राउंड, और इंट्रोडक्शन you would be conveying to the examiner that yes sir, I have understood the question that you have asked। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन में आप सारे पॉइंट्स मेंशन नहीं करें, ब्रीफ रखें और इंट्रोडक्शन को ऐसे जगह पे खत्म करें जहाँ पे कि फिर आप बॉडी बहुत इजीली पिक कर सकते हैं। ठीक है? तो इफ आई हैव मेंशन दैट वर्ल्ड बैंक में जो है आवर रैंक इज 63rd, देन आई कैन इन बॉडी आई कैन मेंशन कि क्या-क्या स्टेप्स हमने लिया जिससे कि हमारी रैंकिंग 63rd आई, और क्या स्टेप्स हो सकते हैं जिससे कि हमारी रैंकिंग और इम्प्रूव होगी, किस सेक्टर में हम खराब कर रहे हैं, किस में अच्छा कर रहे हैं। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखते हुए अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। नाउ आई रिक्वेस्ट माय फ्रेंड टू फोकस ऑन मैं बॉडी। यस, यस। इंट्रो पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। डोंट स्पेंड मोर टाइम इन थिंकिंग अबाउट ए नाइस एंड फैंसी इंट्रोडक्शन because your time is very limited. Just even if you are not getting anything fancy or something, just write something and start the body, because introduction is essential, necessary, but not sufficient. It will not give you marks. और एक चीज ये भी ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि टाइम लिमिट है हमारे पास, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमारे पास सिर्फ 7 मिनट है, और उस 7 मिनट में हमें सोचना भी है क्या लिखना है, और उसके साथ बॉडी भी लिखनी है, इंट्रो और कंक्लूजन भी लिखना है। कई बार क्या होता है कि हमारी राइटिंग स्पीड इतनी कम होती है कि 150 वर्ड्स को देख के लिखने में ही 6 मिनट लग जाते हैं। दैट मीन्स सोचने वाला पार्ट कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। तो इसके लिए एक एडवाइस मेरी ये रहेगी कि कुछ एक बेसिक स्टैंडर्ड थॉट्स अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, देन वी कैन फ्रेम दिस टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, है ना। कुछ बेसिक चीजें हैं, लाइक मॉडर्न इंडिया से अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से, तो उसमें इस टाइप का इंट्रो चल जाएगा। या पॉवर्टी का कुछ क्वेश्चन है तो ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो पॉवर्टी की एक स्टैटिक डेफिनेशन बताई गई है, दैट कैन बी कोटेड इन द इंट्रोडक्शन। Similarly, in case of environment related questions, this particular thing can be quoted in introduction। तो एक थोड़ी सी प्री प्रिपरेशन अगर आप इंट्रोडक्शन को लेके कर लेंगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही एक आप उसका प्री फैब्रिकेटेड इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। सो दैट विल बी हेल्पफुल। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जैसे there might be some question about Indian Railways. So you can prepare one liner about Indian Railways that can be applied as introduction in every question that comes from that topic. For example, you can say Indian Railways is the 4th largest railway network in the world. So this could be your standard introduction for any question from that topic. So आप प्री प्रिपरेशन कर लीजिए, आपको फायदे में होगा। Yes. Adding on to what Besh Suranjan and Mayank had said, इंट्रोडक्शन में जैसे कि मयंक ने बताया आप लोगों को कि प्री प्रिपेयर्ड पॉइंट्स होने चाहिए। तो इसके लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आई लाइक टू शेयर व्हाट ऑल यू कैन कवर इन जीएस पेपर 2। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स आप अपने माइंड में रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आप अपने माइंड में रख सकते हैं। यू कैन समवेयर जॉट डाउन ऑल द प्रोमिनेंट जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यू कैन आल्सो कोट डेटास एंड रिपोर्ट्स। तो आप इस तरह के हर पेपर में आपको मिल जाएँगे, जीएस 1 में, जीएस 2 में, जीएस 3 में, इवन इन पेपर ऑफ एथिक्स यू कैन कोट नोलन कमिटी रिपोर्ट आप कोट कर सकते हैं। उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का जो 4th सेकंड एआरसी का जो 4th रिपोर्ट है, उसके पॉइंट्स आप कोट कर सकते हैं।
गांधी जी के जो है 7 सेंस जो है सोशल सेंस, उसको आप अपने माइंड में रख सकते हैं। तो prepare some kind of, database so that as Vishwaranjan said that the moment question comes in front of you, you should not, just start thinking. Something should come in your mind and that will come with practice and with prior preparation. तो आप कुछ इस तरह का जो है एक डेटाबेस क्रिएट कर लें, टाइम है तो यू कैन डू, दिस वुड बी हेल्पफुल। GS2 में आप डायरेक्टली आर्टिकल कोट कर सकते हैं कि कोई भी गवर्नर के ऊपर आया तो आप वो रिलेवेंट आर्टिकल, ये आर्टिकल्स टॉक्स अबाउट गवर्नर और गिव्स द पोजीशन ऑफ गवर्नर, तो वो हेल्पफुल होगा। और कई बार एक चीज एक अच्छी होती है, जैसे हम कई बार सुनते हैं इस चीज को कि अपने आंसर में कुछ नई चीजें इंक्लूड करें। नई चीजें क्या हो सकती हैं, ये एंटायरली डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि जो मेरे लिए नया होगा हो सकता है वो आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो और आप उसको अचीव ना कर पाए उस चीज को। तो क्या नया आप इंक्लूड कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है। कोई हो सकता है जिसका आर्ट एंड कल्चर में बहुत इंटरेस्ट आता है और उसमें स्पेशलाइजेशन हो, किसी का हो सकता है हिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन हो, किसी का पॉलिटी में हो सकता है, किसी का फिलोसफी या एथिक्स में हो सकता है। तो आप उस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर्स में। सभी आंसर में तो नहीं कर सकते, बट यस कुछ आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपका इंडियन सोसाइटी आर्ट एंड कल्चर में बहुत अच्छा पकड़ है उस चीज को लेकर के, और क्वेश्चन पॉलिटी में आता है रिगार्डिंग लोकल सेल्फ गवर्नेंस, तो आप वहां पर अर्थशास्त्र कौटिल्य को जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस की कुछ चीजें हैं, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट है तो हो सकता है आपने वो पढ़ी होंगी और उसको वो कोट कर सकते हैं। तो वहां पे क्या हो जाएगा, दोनों चीजें सॉल्व हो जाएंगी कि एक नोवेल्टी भी आंसर में हो जाएगी, आपका इंट्रोडक्शन भी अच्छा तैयार हो जाएगा, और डेफिनेटली आपने ये चीज की होगी तो एक एज आपको दूसरों से उस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में मिल सकती है। बट अगेन ये चीज हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है, तो जिस क्वेश्चन में होती है उसमें आप अप्लाई कीजिए। और बाकी और एक चीज ये भी जरूरी है कि अपना आंसर्स को मोनोटोनस वे में मत लिखिए कि शुरू के 6-7 क्वेश्चन में डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख दिया। ये चीज बड़ा एग्जामिनर को इरिटेट कर देगी कि जैसे वो कॉपी चेक करेंगे, चौथे क्वेश्चन में देखेंगे कि पहले इसने पॉवर्टी की डेफिनेशन को दे दिया, दूसरे में इसने कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन दे दी, तीसरे में ये दे दी। तो एक थोड़ा सा वैरायटी अपने आंसर्स में रखिए कि अगर 2 आंसर्स में आपने डेफिनेशन को कोट किया है तो 2 आंसर में किसी और चीज को कोट कर दीजिए, डेटा कोट कर दीजिए, और अगले 2 आंसर्स में उसका प्री हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट या कॉन्टेक्स्ट उसको कोट कर दीजिए। एक सवाल आ रहा है चैट पे कि इज इंट्रो एंड कंक्लूजन मैंडेटरी फॉर ऑल क्वेश्चंस, तो बताइए। आप बताइए। मैं तो मानता हूँ कि इंट्रो कंक्लूजन आर नेसेसरी इवन इफ इट इज वन लाइनर और डिराइव्ड फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ, बेसिक थिंग तो मैटर नहीं करता, बट दे आर नेसेसरी टू कंक्लूजन। देखिए आपको क्लोजर देता है कि आपका खत्म हुआ, वो सेंस ऑफ क्लोजर देता है। तो इवन आपका अच्छा ना हो, पता नहीं हो, कुछ भी हो, लेकिन आप बेसिक इंट्रो बेसिक कंक्लूजन आप लिख दीजिए। मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि थोड़ा सा फॉर्मल सेटअप है यूपीएससी का, अगर हम आंसर लिखते हैं तो जैसे कहीं आप फॉर्मल डिनर करने जाते हैं तो वहां पे भले ही आपको स्टार्टर या एंड की चीजें पसंद हो या ना हो, बट वो फॉर्मल डिनर में सर्व होती हैं। तो चीजों का क्या इम्पैक्ट बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आप इंट्रो और कंक्लूजन लिख देंगे, मुझे नहीं लगता कि मार्क्स डिवाइडेड होंगे कि 1 नंबर इंट्रो का, 1 कंक्लूजन का और 6 नंबर बॉडी के हैं। बट यस, आपको एक एस देगा, एक कंप्लीट आंसर आपको लगेगा। एक आप ट्राई कर सकते हैं, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, आप 2 क्वेश्चन लिख के देखिए। एक बिल्कुल क्रूड आंसर लिख दीजिए विदाउट इंट्रो एंड कंक्लूजन, और दूसरा आंसर आप विद इंट्रो एंड विद कंक्लूजन लिखिए, और 24 घंटे का टाइम दीजिए। 24 घंटे बाद अपने दोनों आंसर्स को पढ़िए, आपको खुद लग जाएगा कि आपका कौन सा आंसर ज्यादा अच्छा है, और तब आप जज कर पाएंगे कि क्या इंट्रो कंक्लूजन नेसेसरी है या नहीं है। तो आप ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हैं। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज का। बिल्कुल। अब मेरे हिसाब से बॉडी पे चलना चाहिए हमें कि बॉडी में क्या क्या किया जा सकता है। बॉडी इंट्रोडक्शन के बाद जो है एक जो इम्पोर्टेंट क्या, I'd say that if you have to choose most important, then body is somewhere most important because that is where you touch at the root of the question. आपके जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है आप उसको वहां पे सॉल्यूशन बताते हैं, उसका आंसर कवर करते हैं। तो बॉडी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट यू फोकस ऑन द कीवर्ड इन द क्वेश्चंस, राइट।
So if you look at the question of the UPSC, you will see that in the end there is terms like critically analyze, discuss, and then analyze, examine, all these things. So you have to write your answer in same way. If there is question like critically analyze, then you have to focus on both the positive as well as negative of that particular topic that has been mentioned. If it is discuss, then you have to discuss at length. You have to elaborate and expand the thoughts that has been given. इफ देयर इज टर्म लाइक एग्जामिन, अगर एग्जामिन कहा गया है तो आप उसको एग्जामिन करके लास्ट में अपना कंक्लूजन ऐड करें कि आपने ऐसे एग्जामिन किया, एक स्ट्रक्चर में आंसर लिख के आप उसको अपने आंसर को लास्ट में एक जो है काइंड ऑफ कंक्लूजन दे, जो कि हर आंसर में होगा, पर इसमें थोड़ा एक स्पेशल कंक्लूड कि मैंने एग्जामिन करके आई फाउंड आउट दिस। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं। बॉडी में ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर आंसर. So if you are writing a question of economics, then it is not that you have to write economics as me and Mayank was discussing before session, that it should not be like crude economics only. You have to like go on looking at the environmental impact as well, political impact as well, and you have to look at all the angles. That is what UPSC is looking for. So diversify your views, diversify your answer, and try to cover as much impact as possible. उससे क्या होगा कि आप जो है सी पर्सनालिटी टेस्ट और मेंस में डिफरेंस ये होता है कि मेंस में योर आंसर रिफ्लेक्ट यू and you are being represented through your answers. So you should be somebody who is able to see the distant things as well, somebody who is seeing the picture comprehensively, and that is why it is very important that you touch all the aspects. So that is very very important from my viewpoint. Try to cover every, see, like there are sometimes 2-3 questions in a single question, so try to cover all the questions. तो मैं क्या करता था, the moment I used to get question paper, I used to underline the keywords from every part of the question. If there is how, why, I used to underline that and used to circle it, and then I used to go to approach it, so that each and every portion and each and every part is duly covered. There should not be any part that is left, and it should be like proportionate. It's not like that कि आप first part को जो है काफी लेंथी वे में एक्सप्लेन कर दिए और सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन का आप उसको मिस करते हैं। नहीं, दिस हैज टू बी अवॉइडेड। आपको हर एस्पेक्ट को टच करना है और कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखना है। दिस इज माय इनिशियल टेक ऑन दिस। नाउ मयंक एंड विश्व रंजन विल टेक इट फॉरवर्ड। देखिए, मुकुंद ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं चीजें कि कॉम्प्रिहेंसिवली क्वेश्चन को कवर करें, लगभग इक्वालिटी रखें। अगर 3 पार्ट्स हैं तो उसमें तीनों पार्ट्स को इक्वली आप डिवोट कर सकते हैं टाइम। मैं थोड़ा सा दूसरी चीज पे एक बार डिस्कस करना चाहूंगा। एक क्वेश्चन सब एस्पिरेंट्स के माइंड में लगभग ये रहता है कि बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, शुड वी राइट इट इन पॉइंट फॉर्म और इन पैराग्राफ फॉर्म। तो जहां तक मुझे लगता है कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पॉइंट्स फॉर्म में ही लिखना है या पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखना है, बट अगेन क्वेश्चन की नेचर पे भी कई बार डिपेंड करता है कि उसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम पैराग्राफ फॉर्म में ही लिख सकते हैं, वही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अगर पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो उतना अच्छा आंसर नहीं आ पाएगा। और कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हम पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो हम बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। उसके अलावा इसमें भी मैं यही कहूंगा कि एक डाइवर्सिटी मेंटेन कीजिए। किसी क्वेश्चन में पॉइंट फॉर्म में, किसी क्वेश्चन में पैराग्राफ फॉर्म में और किसी क्वेश्चन में मिक्स फॉर्म में हम लिख सकते हैं चीजों को, कि अगर 3 पार्ट्स हैं तो एक पार्ट को पॉइंट फॉर्म में एड्रेस कर दिया और एक पार्ट को पैराग्राफ फॉर्म में एड्रेस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर लास्ट ईयर का मैं GS 2 का एक क्वेश्चन लेता हूं, लाइक इन्होंने पूछा था कि पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिमिटेड पावर and it cannot be enlarged into an absolute power. In light of the above statement, explain whether Parliament under Article 368 of the Constitution can destroy the basic structure of Constitution by expanding its amendment powers. इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलोसफी रही है, और इसको जहां तक अमेंड करने की बात आती है तो हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट्स के भी कई सारे व्यूज रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं तो बड़ा ही, क्योंकि फिलोसॉफिकल क्वेश्चन को अगर हम पॉइंट फॉर्म में एड्रेस करें तो काफी टेक्निकल हो जाता है वो। तो यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं कि पूरा पैराग्राफ फॉर्म में मेंटेन करें, और इस टाइप के क्वेश्चंस में हम डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को कोट कर सकते हैं, और साथ ही साथ
कुछ ऐसे रेफरेंसेस या एग्जांपल्स जहां पे पार्लियामेंट ने कोशिश की है चेंज करने की कॉन्स्टिट्यूशन को, और हाउ जुडिशरी हैज इंटरवीन्ड इन दैट, एंड जुडिशरी has said that this particular provision of the legislation is null and void. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छा रहेगा कि अगर हम पैराग्राफ फॉर्म में डिस्कस करें। सिमिलरली जैसे एक क्वेश्चन था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी बेस्ड प्रोजेक्ट और प्रोग्राम यूजुअली सफर्स इन टर्म्स ऑफ सर्टेन वाइटल फैक्टर्स, आइडेंटिफाई दीज फैक्टर्स एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। देखिए इन चीजों में कई बार हमें बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे इसने कहा कि आइडेंटिफाई दीज फैक्टर्स, तो दैट मींस अगर उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज वाइटल फैक्टर्स दैट that are challenges in terms of implementation of ICT based projects, that means इस क्वेश्चन के जरूर कुछ मार्क्स होंगे, इस आइडेंटिफिकेशन के जरूर अपने आप में कुछ मार्क्स होंगे, तो यहां हमें से छोड़ना नहीं है। बेस्ट वे क्या है कि आप एक व्हील टाइप का डायग्राम मैं आपको इसमें शो करके दिखा देता हूं। इस टाइप का एक डायग्राम है, ये आपको शायद दिख रहा होगा कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि डिफरेंट इश्यूज क्या हैं, डिफरेंट फैक्टर्स क्या हैं, और यहाँ पे 5 फैक्टर आप इनमें दिखा सकते हैं। तो इतना सा करने से मेरे हिसाब से अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 या 2 नंबर इसके लिए एयर मार्क्ड होंगे, और जैसे ही आपने ये किया तो आपको 1 या 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन कहीं आप इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखने लग गए और उसी के बीच में आपने वाइटल फैक्टर्स इंक्लूड कर दिए, तो मुझे नहीं लगता एग्जामिनर इतना ज्यादा स्ट्रेस लेगा उसको देखने में, और हो सकता है आपके मार्क्स बाकियों से कम हो जाए। और उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छा रहेगा कि हम पॉइंट फॉर्म में डिस्कस करें, और जो हमने 5 वाइटल फैक्टर्स मेंशन किए हैं स्टार्टिंग में ही, उन्हीं 5 पॉइंट्स को लेकर के और वहां पर पैराग्राफ हम उसमें लिख सकते हैं। ये कुछ इनिशियल टेक अवे थे मेरे, जहां तक बॉडी पार्ट को लेकर के। इसमें आप कुछ बता सकते हैं तो? इस पे ज्यादा आगे जाने से पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। बहुत लोग ऑप्शनल स्ट्रैटेजी, ऐसे स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं, but due to paucity of times we'll not be covering those in this video, so we'll be only focusing on GS mains answer writing. Thank you. For body part के लिए मेन जो है, मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स पूछे गए हैं उनको मिस मत करिए। जैसे GS2 का मैं क्वेश्चन लेता हूँ लास्ट ईयर का, IR क्वेश्चन था that what introduces friction into the ties between India and US is that Washington is still unable to find for India a position in its global strategy which would satisfy India's national self-esteem and ambitions. Explain with suitable examples. तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स है, बहुत सारे चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। तो फर्स्ट पार्ट शुरू से पढ़े तो व्हाट इंट्रोड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन टाइज, फ्रिक्शन इनटू टाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो यहाँ पे आप डिफरेंट फ्रिक्शन पॉइंट्स दिखा सकते हैं, अफगानिस्तान, ईरान, इंडो पैसिफिक, अपना पॉलिसी, मिलिटराइजेशन। तो इन सब जो फ्रिक्शन पॉइंट्स है ये आप मेंशन कर लीजिए, ये आपका इंट्रोडक्शन भी हो सकता है। बिल्कुल, कि इंडिया यूएस टाइज में ये सारे फ्रिक्शंस है। बिल्कुल। देन नेक्स्ट पार्ट आता है कि वाशिंगटन इज अनेबल टू फाइंड फॉर इंडिया a position in its global strategy. So see, this talks about global strategy of Washington. So you have to little bit touch upon that. What are the strategies for Afghanistan and how India is not fitting into Washington strategy. And उसके रीजन क्या है, क्यों फिट नहीं हो रहा? Because India's national self-esteem and ambitions, how those are different and how that is not aligning with US ग्लोबल स्ट्रैटेजी। तो ये जो एक लाइन है इसका बहुत सारे पॉइंट्स है और इतने स्ट्रक्चर से इस सारे पॉइंट्स को आपको टच करना है। कुछ पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ पॉइंट्स बहुत सिर्फ आपको मेंशन करना है। जैसे फ्रिक्शन पार्ट है, ये बहुत छोटा पार्ट होगा, मे बी 10% पार्ट होगा, लेकिन जो सेटिस्फाई अनेबल टू फाइंड इंडिया पोजीशन और इंडियाज नेशनल सेल्फ एस्टीम एम्बिशंस, जहां आप मैम, मल्टीपोलैरिटी, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं, वो बड़ा पार्ट होगा। तो वो जजमेंट आपको लेना है
or don't lose any part of the question. That is the most important part. मुकुंद, आप कुछ डिस्कस करना चाहेंगे इसके बाद? कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ कि see some I read somewhere that your content is obviously the king. जब आप चेस खेलते हैं तो आपको पता है कि किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बट क्वीन इज मोर इंपॉर्टेंट एंड मोर पावरफुल. सो योर कंटेंट इज किंग बट योर प्रेजेंटेशन इज क्वीन. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द क्वीन पार्ट. आपका प्रेजेंटेशन जो है, कंटेंट आपका अच्छा होना ही चाहिए बट प्रेजेंटेशन शुड बी मोर समथिंग दैट शुड नॉट मेक एग्जामिनर लाइक क्या लिखा है. इट शुड बी इंगेजिंग, इट शुड बी इंटरेस्टिंग, और वहां पे आपको ध्यान रखना है. ये बहुत बड़ी presentation पे भी ध्यान दें. If I tell you from my own personal experience, so there was one friend of mine whose this one knowledge and everything was very good, but thing was that he failed at the presentation. वो present नहीं कर पाए, अपने thoughts को express नहीं कर पाए, लिख नहीं पाए, तो उनका mains में score कम हो गया and unfortunately he did not get selected. So I know various people who are failing because of presentation part. So presentation will come with the answer writing practice. That has to be kept in mind. There are few comments like handwriting is important. See, you don't have to write in calligraphy. It's not a handwriting competition. Your writing should be, something that can be read. It should not be like you are writing in Harappan script. Nobody is able to understand. So you should be writing in general. It should not be flowery. It should not be like using very heavy words. You have see, I'm telling again and again, I tell everybody that it's general studies. You are not expected to be experts. You have to write general things but in a presentable manner. That is one thing. आपको presentation पे ध्यान रखना है. Content is important, but in my personal opinion, presentation is more important. You have to get it down on your paper that आपने इन सब चीजों को आपने टच किया. सेकेंड इज एक जनरल पॉइंट जो कि आई थिंक ओवरऑल होगा कि रीड क्वेश्चंस ट्वाइस एंड थ्राइस. अगर आपको समझ नहीं आता है, हुआ क्या, मैं जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन लिख रहा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, but I misunderstood that question. और if some of you have appeared in the examination, तो limited space मिलता है. ऐसा नहीं है कि you can take additional sheet and then write again, crisscross and do everything. तो क्वेश्चन को बार-बार 2 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें और उसको समझे कि what is the demand of the question. That you have to keep in mind. इसी पॉइंट पे मैं मुकुंद के बस इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली, और ये कई बार कितना मतलब आपके लिए नुकसान कर देगा. लास्ट ईयर एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, मैं बताता हूँ मैंने कैसे गलत किया उसको. द क्वेश्चन वाज लॉन्ग सस्टेन्ड इमेज ऑफ इंडिया एज ए लीडर ऑफ ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड नेशंस हैज डिसअपीयर्ड ऑन अकाउंट ऑफ इट्स न्यू फाउंड रोल इन इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर. क्वेश्चन कहना चाहता था कि इंडिया की जो इमेज पहले थी वो थी लीडर ऑफ ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड नेशन, लाइक इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट का एक बहुत ही लीडरशिप रोल में पार्ट लेता था, और वो अब धीरे धीरे डिसअपीयर हो रही है. मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये था कि वेदर नेम इज रेलेवेंट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट और नॉट एज फार एज इंडियाज ओपिनियन इज कंसर्न. इस क्वेश्चन को मैंने क्या पढ़ा कि मैंने इसमें लीडर पार्ट मिस कर दिया, मैं लीडर पार्ट नहीं पढ़ पाया इस क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन क्या बन गया, long sustained image of India as a oppressed and marginalized nation has disappeared on account of its newfound role in the emerging global order. तो मैंने इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से लिख दिया कि पहले इंडिया बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड नेशन था, ऑप्रेस्ड नेशन था, इवन वीट भी इंपोर्ट करता था, और अब सेल्फ सस्टेन्ड हो गया है. एंटायर क्वेश्चन हैज चेंज्ड, और मुझे लगता है कि मुझे 15 में से इस क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिले होंगे. तो यहाँ में मुकुंद को मैंने just see, as Mayank has discussed, just because of missing of one very word, the whole tenure of question has been changed. Question ही बदल गया. तो आपको क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है, और ये हम हमारा तीनों जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका ओपिनियन है कि आप अगर क्वेश्चन में एक भी कीवर्ड मिस करते हैं, if you miss, then your this one will change. One more point I will mention, then I will pass on to Mr. Ranjan. He will carry it forward. Is that you see, one thing is very very important, that do not go on making your answer perfect. ठीक है, कि आप बॉडी में जो है बहुत अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत लिख रहे हैं, हर पॉइंट्स को ऐसे मतलब एकदम बेस्ट वे में. That is not possible. आपको क्या करना है, remember this, I also read it somewhere. You have to, it's better to write 3 average answers
रेदर देन राइटिंग वन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर, ठीक है? तो अगर 15 मार्कर में आप अगर 3 एवरेज आंसर लिखते हैं, तो अगर आपको 7 मार्क्स भी मिलते हैं, तो 7 इंटू 3 इज़ 21 मार्क्स। पर अगर आप वो 3 आंसर नहीं लिख के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे भी जाएँगे, तो 15 में आपको 10 मार्क्स से ऊपर नहीं मिलने वाला है, दैट इज़ वेरी श्योर। तो बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो राइट 3 एवरेज आंसर रेदर देन राइटिंग 1 एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर, ऑलवेज़ कीप दिस इन माइंड। देयर इज़ ह्यूज पॉसिटी ऑफ टाइम, टाइम आपको बिल्कुल नहीं होगा वन्स यू स्टार्ट, यू विल नेवर नो हाउ 3 आवर्स पास्ड। सो यू हैव टू बी वेरी, वेरी केयरफुल। यू डू नॉट, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो आप, ये सब ख़ैर कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, बट स्टिल नहीं आता है तो आप उसके थॉट्स में नहीं रहिए कि अरे मेरा ये तो मिस हो गया, मैं आगे कैसे करूँगा? मेरा तो मार्क्स कम हो गया। नो, इट्स नॉट अबाउट वन क्वेश्चन, इट्स अबाउट द होल पिक्चर that you present, and that is what matters. So do not get yourself entangled in all this minor issue. Move on to next, and try to attempt all questions. Do not leave questions. Now, एक रिलेटेड क्वेश्चन इससे है कि टाइमिंग कैसे करें, हाँ। या इज टाइमिंग इम्पोर्टेंट और बिल्कुल। कैसे करें। तो मैं ये करता था कि डिजिटल वॉच लेता था और 10 मार्कर 15 मार्कर्स का 7-11 ऐसे हाँ, 7 पे 11। ऐसे डिवाइड कर लेता था। डिजिटल वॉच में कैलकुलेट करना ईज़ी रहता है और फॉलो करना ईज़ी रहता है। तो आप मिस आउट मत करिए, और 7 मिनट हो गया तो उसको अब्रप्टली एंड मत करिए। उसको ट्राई टू कंक्लूड इन अनदर 1 मिनट। और ऐसे थोड़ा-थोड़ा बढ़ भी सकता है, 11 से 12 हो सकता है, लेकिन फिर आपको वहाँ मौका मिलेगा जहाँ आपको पता नहीं होगा ज़्यादा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं जहाँ आइडिया नहीं होता ज़्यादा, तो वहाँ पे आप वो 1-2 मिनट रिकवर कर सकते हैं, बट मोस्टली ट्राई टू स्टिक विद इन द लिमिट्स। एनीथिंग? नहीं, इसमें एक हाँ। बॉडी में एक पार्ट और मैं ऐड करना चाहूंगा कि इंक्लूजन ऑफ डायग्राम, फ्लो चार्ट्स या कुछ मैप्स वगैरह हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो रेलेवेंस क्या है, क्या हमें क्वेश्चन में डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप्स ये इस टाइप की कोई भी स्ट्रक्चर इंक्लूड करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो कितने क्वेश्चंस में इंक्लूड करनी चाहिए और कहाँ से हम उसकी तैयारी करें? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एडवांटेज तो इसका ये है कि इट इज वेरी टाइम सेविंग। जहां आप एक पूरा पैराग्राफ लिखेंगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए, वहां अगर उसका कोई एक फ्लो चार्ट या डायग्राम बना देंगे छोटा सा, तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। कई बार बड़े लंबे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें 3 या 4 पार्ट, सब पार्ट दिए हुए होते हैं। उसमें अगर हम किसी एक पार्ट को डायग्राम के थ्रू एड्रेस कर देंगे, तो हम डेफिनेटली उसको गिवन टाइम फ्रेम में कवर अप कर पाएंगे। दूसरी एक अच्छी चीज डायग्राम से ये रहती है कि आपके क्वेश्चन की जो लेजिबिलिटी है या कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी है या अंडरस्टैंडेबिलिटी है, वो काफी बढ़ जाती है वी इंक्लूड डायग्राम, फ्लो चार्ट और मैप्स। तो इवेल्युएटर को भी, एग्जामिनर को भी कम टाइम लगता है उसको इवेल्युएट करने में, और वो एकदम पिन पॉइंट हो जाता है। कई बार पैराग्राफ फॉर्म में हो सकता है आपने बड़ी अच्छी बात लिखी हो और इवेल्युएटर का ध्यान वहां पर जाए ही नहीं, बट डायग्राम फॉर्म में उसका ध्यान बड़ी इजीली जाएगा, तो मार्क्स लूज करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। यस, डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, बट ऐसा भी नहीं है कि हर क्वेश्चन में डायग्राम बना रहे हैं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डायग्राम बन ही नहीं सकता, है ना? अननेसेसरली वहां पर टाइम आप वेस्ट मत कीजिए। बट यस, आउट ऑफ 10 3 या 4 क्वेश्चंस में डायग्राम बनाना इट इज ए गुड प्रैक्टिस। बट ये प्रैक्टिस अगर आप सोचें कि एग्जाम में जाके हम कर देंगे, देन यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग बिफोर एग्जाम आपको करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी जगह में कहाँ से डायग्राम इंक्लूड कर सकते हैं। एंड डायग्राम कैन बी इंक्लूडेड इन each topic. It can be included in history, it can be included in geography, even in ethics, in economy, in political science and international relation. In each and every topic diagrams can be included. मैं आपको 2-4 पॉइंट देता हूँ कि आप डायग्राम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले ले लेते हैं हम ज्योग्राफी की बात, जो कि बहुत सिंपल है, आपको पता है। ज्योग्राफी में आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी में, चाहे वो प्लेट टेक्टोनिक्स का हो, चाहे वो क्लाइमेट का हो, चाहे वो हाइड्रोलॉजी का हो, जो डायग्राम बुक में दिए होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं। आप कोशिश कीजिए कि फ्री हैंड डायग्राम उसका नेट पे सर्च कर लीजिए। लाइक प्लेट टेक्टोनिक्स का अगर आप स्टैंडर्ड बुक में जीसी लियोंग वगैरह में देखेंगे तो थोड़े से टफ डायग्राम दिए हुए हैं। आप जस्ट फ्री हैंड डायग्राम या स्केच डायग्राम नेट पे सर्च कर लीजिए, आपको अच्छे डायग्राम मिल जाएंगे। यू कैन इंक्लूड दोज डायग्राम्स इन ज्योग्राफी। ठीक है। सेकेंड पार्ट हुआ लाइक साइंस एंड टेक का।
साइंस एंड टेक में कुछ टॉपिक हैं जो बड़े हॉट टॉपिक है ना, लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जीएम क्रॉप्स हो गया, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्लॉकचेन, डेटा माइनिंग, और इस टाइप के जो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बड़े न्यूज में चल रहे हैं। आप जस्ट नेट पे सर्च कीजिए, आपको हर टॉपिक का एक एसोसिएटेड सिंपल डायग्राम आपको मिल जाएगा। जितने आप बना सकते हैं, 20, 25, 30 टॉपिक के एक डायग्राम बना लीजिए अपनी कॉपी में और उनको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। अगर उनमें से 2 या 3 टॉपिक भी एग्जाम में आ गए तो वो आपका प्री प्रिपेयर्ड एक क्वेश्चन हो जाएगा। लाइक 3D प्रिंटिंग का आपको डायग्राम मिल सकता है, तो जहां पे भी 3D प्रिंटिंग का क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का, आप वहां पर एक छोटा डायग्राम आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सिमिलरली डिजास्टर मैनेजमेंट के डायग्राम्स आप देखेंगे क्लास 9th और 10th की डिजास्टर मैनेजमेंट की एनसीईआरटी में कई सारे डायग्राम एज फार एज डिजास्टर मैनेजमेंट इज कंसर्न वहां पर दिए हुए हैं, वहां से आप इंक्लूड कर सकते हैं इस चीज को। सिमिलरली एथिक्स में अगर हम देखें, वी कैन इंक्लूड डायग्राम इन एथिक्स आल्सो, बट कहां से डायग्राम इंक्लूड करेंगे एथिक्स में? जब भी आप कोई रिपोर्ट देखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एआरसी की पूरी रिपोर्ट पढ़िए या यूनाइटेड नेशंस की कोई पूरी रिपोर्ट पढ़िए या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट पढ़िए, बट यस, उस रिपोर्ट्स में आप देखेंगे कि फ्लो चार्ट्स दिए हुए होते हैं एक छोटे, लाइक मैं देखता हूं कि गवर्नेंस के लिए एक सर्वोत्तम मॉडल एआरसी में दिया हुआ है, एक छोटा सा डायग्राम है, बट दैट डायग्राम कैन बी यूज्ड इन पेपर 2 एंड पेपर 4 आल्सो, है ना। तो इस टाइप के कुछ डायग्राम्स की अपनी एक लिस्ट बना लीजिए एथिक्स को लेकर के, जो रिपोर्ट्स में दिए हुए होते हैं, वहां से आप उन डायग्राम्स को इंक्लूड कर सकते हैं। सिमिलरली इकोनॉमी की जहां तक बात आती है, इकोनॉमी में कई बार चार्ट्स, कोरिलेशन डायग्राम्स हम इंक्लूड कर सकते हैं जो कि इकोनॉमिक सर्वे में दिए हैं। लाइक यहाँ पे हमें याद नहीं करने कोई भी डायग्राम, है ना। सपोज एक क्वेश्चन आया था पेपर 1 में ही, एम्पावरिंग वीमेन इज की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। तो यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पहले से डायग्राम पता होगा, बट अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो वहां कोरिलेशन दिया होता है कि लाइक एक्सपोर्ट्स एंड जीडीपी का कोरिलेशन क्या है, कि इफ जीडीपी इज इंक्रीजिंग और इफ एक्सपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग दैट मींस जीडीपी विल इंक्रीज, सो जीडीपी एंड एक्सपोर्ट हैज ए पॉजिटिव कोरिलेशन, और उसका एक एक्स वाई एक्सिस पे डायग्राम दिया होता है। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन में इंक्लूड कर सकते हैं लाइक एम्पावरिंग वुमेन इज की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक एक्सिस पे लिख देंगे एजुकेशन ऑफ विमेन, और आप ये लिख सकते हैं कि जिन कंट्रीज में विमेन की एजुकेशन अच्छी है वहां पे पॉपुलेशन को इजीली कंट्रोल किया गया है, सो एजुकेशन ऑफ विमेन इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड एज फार एज पॉपुलेशन कंट्रोल इज कंसर्न, और उसका एक आप डायग्राम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे, डायग्राम को आप कहां से और कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, आप अपने थॉट्स देखिए कि आपको डायग्राम कहां से। जो लास्ट पॉइंट बोला, तो क्या मतलब एक्स एक्सिस में एजुकेशन ऑफ वुमेन, हाँ, और वाई में पॉपुलेशन और पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको कंट्रीज। एक डायग्राम दिखा देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाए। एजुकेशन है इस साइड पे और इस साइड पे पॉपुलेशन कंट्रोल या पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, और यहाँ पे आप कुछ कोरिलेशन इस तरीके का मैं आपको दिखा देता हूं, इस तरीके का कुछ आप बना सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि हमारा एक्स एक्सिस पे एजुकेशन लिखा हुआ है, वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन कंट्रोल या पॉपुलेशन ग्रोथ हमने लिखा हुआ है, और बीच में डॉट डॉट दिखाए हुए हैं। दैट मींस जिस कंट्री में एजुकेशन ऑफ विमेन अच्छी है वहां की पॉपुलेशन ग्रोथ काफी अच्छी रही है, मतलब काफी कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ थी, और जहां की विमेन की पॉपुलेशन खराब रही है वहां की पॉपुलेशन ग्रोथ भी बेकार थी, मतलब ज्यादा इजीली पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही थी। तो इस टाइप के डायग्राम्स आप इंक्लूड कर सकते हैं उसमें। एक टाइप के क्वेश्चंस आता है जो बहुत बड़ा, मतलब उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, उस टॉपिक में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे GS1 में लास्ट ईयर आया था, व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वुमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस। वुमेन के लिए चैलेंजेस क्या है अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस इन इंडिया। तो इस टॉपिक पे ऊपर आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इश्यू ये आता है कि आप लिमिटेड टाइम में लिमिटेड जगह पे सारे चीजें जो आपको पता है वो लिखना है। आप अगर यहाँ पे अपने पॉइंट्स मिस करके आ रहे हैं तो वहां मार्क्स लूज कर रहे हैं। तो इसको कैसे करें? मान लीजिए आपने सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इस डायमेंशन पे डिवाइड किया स्ट्रक्चर, बॉडी के स्ट्रक्चर को, तो सोशियो में सोशियोलॉजिकल इश्यूज, चैलेंजेस फॉर वुमेन में आप 15-20 पॉइंट लिख सकते हैं आराम से।
लेकिन सारे लिखते जाएंगे तो बाकी डायमेंशन मिस हो जाएगा, सारे नहीं लिखेंगे तो आपका आप लूज आउट कर रहे हैं, आप जानते हैं लेकिन रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें ऐसा करिए कि सोशियोलॉजिकल चैलेंजेस में 3-4 पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स में लाइन में लिख दीजिए, और बाकी जो पॉइंट्स है वो जो व्हील डायग्राम हमने बताया था उस टाइप का सन डायग्राम, हाँ, हब एंड स्पोक मॉडल, तो बीच में लिख दीजिए कि व्हाट आर द सोशियोलॉजिकल चैलेंजेस फॉर वुमेन ये इस मॉडल पे, और फिर स्पोक पे आप जो अपना पॉइंट्स है वो सारे लिख दीजिए, तो आपका कंप्रीहेंसिव हो जाएगा, टाइम बच जाएगा और आप सारे डायमेंशंस कवर कर जाएंगे, तो अच्छा नंबर मिलेगा। बिल्कुल। एक रिसोर्स को डिस्कस करना है क्या कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको कैसे एड्रेस करें? कंक्लूजन पहले एक बार कंक्लूजन डिस्कस कर लेते हैं, conclusion टाइम करके परमिट्स हाँ। देन वी विल डिस्कस। मुकुंद, आपके कंक्लूजन के कुछ पॉइंट्स प्लीज बता दीजिए। हाँ, कंक्लूजन हम लोग डिस्कस करके फर्स्ट विल डिस्कस एंड फिर हम लोग जनरल पॉइंट्स पे बात कर लेंगे। तो कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन जो है लास्ट पॉइंट होता है, एंड आई थिंक इन माय ओपिनियन आफ्टर कंक्लूजन ओनली दे मस्ट बी मार्किंग योर ओवरऑल मार्क्स आफ्टर रीडिंग, बिकॉज़ दैट इज़ द एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो कंक्लूजन जो है शॉर्ट रखें, प्रिसाइज़ रखें, और ट्राई टू गिव द होलिस्टिक पिक्चर कि आपने इन सब पॉइंट को कवर किया। इसके अलावा कंक्लूजन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज हैव ट्राई टू हैव पॉजिटिव आउटलुक एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, because you are going to become the part of the government. So you should be someone whose answers should be solution oriented. You should be someone who should be focusing on the good parts. See, all of us know that there is rampant issue of poverty, issue of corruption, issue of unemployment. That is true, but you should not be somebody who is saying that कुछ नहीं हुआ है अभी तक और जो है बहुत कुछ करना है। एप्रिशिएट द पास्ट एफर्ट्स। यू कैन, जो मैं एक जो टेक्निक यूज करता था कि थिंग्स हैव बीन डन बट देयर इज ए लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, कि इम्प्रूवमेंट का अभी भी बहुत स्कोप है, बहुत काम हुआ है। दिस इज समथिंग दैट यू कैन टेक इट फॉरवर्ड थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, इवन इन इंटरव्यू, कि काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ है। ऑल द ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस, लीडर्स आर वर्किंग, बट देयर आर सम इश्यूज व्हिच आर स्टिल लेफ्ट वेयर वी हैव टू वर्क अपॉन, है ना? तो आप जो है कुछ ऐसा जो है एक अपनापन दिखाते हुए रखें कि हाँ, आपका कंट्री है, प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं, पर इसका सॉल्यूशन भी है। इफ देयर इज इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन, देन यू कैन सी दैट यस, कुछ स्टेप्स लिए गए हैं और वाकई स्टेप्स लिए गए हैं। इफ यू रीड यू विल गेट टू नो दैट लॉट मैनी स्टेप्स हैज बीन कम। एनफोर्समेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, रूल्स अच्छा है, ऐसे कुछ एक जनरल मैं आपको एक आउटलुक दे रहा हूँ, पॉजिटिव आउटलुक, एंड your answer should be solution oriented. Solution oriented is very very important. You should not be a man of mere words, you should also be man of actions. You should not be saying that हमें ये मतलब वुमेन का सिचुएशन इम्प्रूव होना चाहिए, नहीं, कैसे होगा वो आप बॉडी में बताइए और फिर इस चीज को कैरी फॉरवर्ड कीजिए। सो एक्शन शोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे होगा। और कंक्लूजन में तरीका होता है, जैसे कि ऑल ऑफ थ्री ऑफ अस वेर डिस्कसिंग मोमेंट्स बैक, आप जो है वे फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं, आप कुछ वर्ड्स में अपना कंक्लूजन दे सकते हैं। इसके अलावा एक और मैं बहुत ब्रीफली आपको सम काइंड ऑफ लास्ट पॉइंट बताऊंगा कि देखिए, जब 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें 150 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। इफ देयर इज 10 मार्कर्स, सो वर्ड लिमिट इज 150। So what I did for myself, like I'll keep 25 words for introduction, 100 words for this one body, and 25 words for conclusion. So 25 plus 100 plus 25 is 150 words. This is 10 marker. अगर आप जाते हैं 15 मार्कर में तो वर्ड लिमिट बढ़ जाता है, 250 वर्ड में करना होता है। तो मैं क्या करता था, 50 वर्ड इंट्रोडक्शन के लिए रखता था, 150 बॉडी के लिए और 50 वर्ड्स कंक्लूजन के लिए, कुछ इस तरह से। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन थोड़ा 3 लाइन में अगर इंट्रो है तो 3 में कंक्लूजन हो जाता था। और इसको आप अपने डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, यू कैन ब्रिंग चेंज, यू कैन मॉड्यूलेट इट, और समथिंग कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रखे। ऐसा नहीं कि यू आर गोइंग इन द एग्जाम ओपन एंडेड एंड देन यू आर थिंकिंग कि कितना वर्ड का क्या रखूं, एंड आप इस चीज को प्रैक्टिस करें अपने आंसर्स में। These all are some of the points. Now Vishwaranjan and Mayank will carry it forward. कंक्लूजन में आप बहुत सारे चीजें लिंक कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट के जो मेजर डायलॉग्स होते हैं, जैसे मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, तो उन सब चीजों को आप लिंक कर दीजिए, या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, देन डबलिंग फार्मर्स इनकम, उन सब को लिंक कर दीजिए, या जो अपने
एसडीजी गोल्स है उन बहुत सब से भी लिंक कर दीजिए। तो ये सब आपके लिए शॉर्टकट से कंक्लूजन अगर अच्छा से नहीं आता तो इन सब लिंक करके आप अच्छा कंक्लूजन बना सकते हैं। काफी पॉइंट्स मुकुंद ने और विश्वा ने एड्रेस कर दिए हैं कंक्लूजन के लिए। मैं थोड़ा-सा यही एक बार कहना चाहूँगा कि कंक्लूजन का मतलब क्या है और क्या नहीं करना है हमें कंक्लूजन में। कंक्लूजन का मतलब ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कंक्लूजन शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद योर आंसर। ऐसा नहीं है कि आपने आंसर में एक चीज़ डिस्कस कर दी और अब आप सोच रहे हैं कि दूसरा एस्पेक्ट तो चलो डिस्कस नहीं हुआ, दूसरे एस्पेक्ट को मैं कंक्लूजन में डिस्कस कर दूँगा। दैट इज़ एंटायरली रॉन्ग कांसेप्ट, है ना? जो आपका आंसर है उसी के कॉन्सोनेंस में कंक्लूजन होना चाहिए। In crude words, conclusion is a summary of what you have said. But as far as GS answers are concerned, just 2 पेज में आपको आंसर लिखना है और आपने सिर्फ समरी ही लिख दी या जो 4 चीजें या 5 पॉइंट्स आपने अपनी बॉडी में लिखे हुए हैं, उन्हीं को ही घुमा फिरा के कंक्लूजन में लिख दिया, दैट इज ऑल्सो नॉट ए गुड स्ट्रेटेजी, है ना? तो काफी सारे पॉइंट्स मुकुंद ने, बिस्वा जी ने डिस्कस कर दिए हैं कि कैसे कंक्लूजन लिखना है। जस्ट मैं आपको एक और आउटलुक दे दूंगा कि जब भी आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इधर इट्स हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, अब वहां पे थोड़ा सा आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी को वहां पर देखिए। उन लोगों के कंक्लूजन काफी अच्छे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डायरेक्ट उन्हीं के वर्ड्स में वही कंक्लूजन लिखाइए पेपर में, क्योंकि वो तो काफी मतलब अच्छी इंग्लिश में, काफी सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश में लिखे हुए होते हैं। व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक पॉइंट्स फ्रॉम दैट और आप कुछ पॉइंट्स वहां से एक कॉपी बना लीजिए छोटी और वहां पे हर टॉपिक पे कुछ पॉइंट्स लिखते जाइए, है ना? वही पॉइंट्स आपके इंट्रो में भी आप यूज कर सकते हैं और कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हैं। सो दैट्स गुड वे टू प्री प्रैक्टिस हाउ टू राइट गुड इंट्रो एंड गुड कंक्लूजन। मतलब न्यूज़पेपर से आप देख सकते हैं। और एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि इंटरकनेक्शन बड़ा जरूरी है इंट्रो में, बॉडी में और कंक्लूजन में। कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सेपरेट इंट्रो एक सेपरेट पैराग्राफ हो गया और उसके बाद बिल्कुल ही क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया हमारे आंसर का और बॉडी बिल्कुल अलग हुई है। नहीं, जो आपका इंट्रो है वहीं से कनेक्ट करते हुए आपकी बॉडी और वहीं से कनेक्ट करते हुए कंक्लूजन। फॉर एग्जांपल, किसी क्वेश्चन में आपने इंट्रो लिखते वक्त उसका प्री हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे दिया है कि इन इन 1850s कुछ इस तरीके की चीजें चलती थी, या एंशिएंट एंड मॉडर्न इंडिया में इस तरीके की चीज चलती थी। अब आपने जो बॉडी पार्ट लिखा है, अब आप उसका प्रेजेंट स्ट्रक्चर लिख रहे हैं कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें मेंशन्ड है और इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। एंड देन इन कंक्लूजन you can write कि futuristic India, how India should look in 2030, in 2040। और ये 2030 या 2040 आप कुछ इस तरीके से चूज कीजिए, लाइक 2030 एसडीजी के कंप्लीशन की डेट है, तो आप हमेशा मेंशन कर सकते हैं कि व्हाट वी वांट इंडिया शुड बी लाइक इन 2030 या इंडिया शुड बी इन 2047। 2047 में इंडिया के इंडिपेंडेंस को 100 इयर्स हो जाएंगे। और कई सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में चीजें दी हुई हैं कि हमारे टारगेट्स 2030 के क्या हैं, कि इंडिया शुड बी सेल्फ सफिशिएंट एज फार एज एनर्जी स्ट्रक्चर इज कंसर्न, या फिर हमें ऑयल का इंपोर्ट इतने % कम करना है बाय 2030। तो कई सारी रिपोर्ट्स में फ्यूचरिस्टिक टारगेट्स मेंशन किए हुए हैं, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं अपने कंक्लूजन में। एक सवाल आता है, ऑर्डर क्वेश्चन का आंसर का ऑर्डर क्या होगा? बिल्कुल बताइए। मैं तो ये करता था कि जो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग 4-5 क्वेश्चंस आंसर्स गिव्स अ इंप्रेशन ऑफ योर एंटायर कॉपी। सो स्टार्टिंग में मैं वो 4-5 सवाल कर लेता था 10 मार्कर्स वाला, फिर मैं शिफ्ट कर जाता था 15 मार्कर्स को, क्योंकि वो ज्यादा मार्क्स के है, ज्यादा वेटेज है। देन एंड में मैं बाकी जो बच गए 10 मार्कर्स वो करता था। आप लोग क्या करते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि शायद हो सकता है मैं भी रॉन्ग हूं, क्योंकि किसी को नहीं पता यूपीएससी में क्या होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक कॉपी एक ही फैकल्टी चेक नहीं करता होगा। मतलब ऐसा मेरा मानना है कि हो सकता है इस कॉपी के कुछ 4 क्वेश्चन एक फैकल्टी चेक कर रहे हैं और 4 क्वेश्चन दूसरी फैकल्टी चेक कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब आंसर आप कोई भी पहले लिख सकते हैं, जो आपको आंसर आता है वो आप पहले लिख सकते हैं और आपका फ्लेक्सिबिलिटी भी है, क्योंकि अब तो क्यू कैब आ रही है और आप जो क्वेश्चन पहले लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफाइड स्पेस दे रखा है। आप क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आपको 2 या 3 मिनट का टाइम मिलता है, वहां पे एक स्ट्रेटजी ये रख सकते हैं कि एक बार सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए पहले। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपको पता लग जाएगा कौन-कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो आप चूज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे पहले करने हैं। और दूसरा, कई बार क्या होता है जब हम पेपर देने जाते हैं तो इनिशियली हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। इट मे बी ड्यू टू स्ट्रेस, इट मे बी ड्यू टू नेगेटिव इमोशंस, हमारे माइंड से चीजें निकलने लगती हैं।
तो जब हम स्टार्टिंग के 3 या 4 क्वेश्चंस लिखते हैं तो डाइवर्सिफाइड नहीं हो पाते हैं वो क्वेश्चंस। अगर हम पहले पूरा पेपर पढ़ लेंगे तो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिकॉल हो जाएंगे अपने आप में, तो सारे आंसर्स एक वेल बैलेंस्ड आंसर रहेंगे उस केस में। हाँ, तो थोड़ा मैं अपना स्ट्रेटेजी बताऊँगा, थोड़ा-सा अलग है। मयंक और विश्व रंजन ने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया। बट मैं क्या करता था, आई यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एंड गो अप टू क्वेश्चन नंबर 20। और थोड़ा मैं मयंक से यहाँ पे अपना व्यू डिफर कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन नहीं देखता था शुरू से लास्ट तक। वन रीज़न वाज़ दैट आई वाज़ ऑलवेज़ आई वाज़ काइंड ऑफ रियली स्केयर्ड कि अगर मुझे आगे 2-3 क्वेश्चन नहीं आया, तो मेरा पूरा टाइम जो है उस चक्कर में जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा है, जैसे मयंक सेड हिज स्ट्रेंथ, माय दिस वाज़ नॉट माय स्ट्रेंथ, दिस वाज़ माय वीकनेस कि अगर मुझे 2-3 क्वेश्चन नहीं आया, तो फिर तो मैं शुरू से ही डर जाऊँगा। तो मैं क्या करता था, मैं एट ए पॉइंट उस क्वेश्चन को पिक करता था और मैं आंसर करता था। तो जो भी हम लोग बता रहे हैं, सी देयर इज़ अ डिस्क्लेमर दैट दिस इज़ नॉट द एंड वर्ड, वी आर नॉट ऑथोरिटी ऑन द सब्जेक्ट। हम आपको तरीका बता रहे हैं, तीनों तीनों सेलेक्टेड कैंडिडेट हम आप लोगों को तरीका बता रहे हैं कि आप इस तरीका से अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों के पास बहुत टाइम है, आप एक्सपेरिमेंट करें कि वेदर आई हैव टू फॉलो मयंक सर's strategy or Vishwa sir or mine strategy. So you can do something like that. You can try and come up with your own strategy, because tomorrow you are going to be on this side and you will share your own strategy. So it is not the end and final word. आप ट्राई करें, ट्रायल एंड एरर मेथड को अपना के आप देखें व्हाट सूट्स यू, एंड आई थिंक दिस वुड बी बेस्ट। हाँ, आपको बिल्कुल। जो भी सूट करता है, मिक्स ऑफ ऑल थ्री स्ट्रेटेजीज, सम अदर स्ट्रेटेजीज, एनीथिंग दैट सूट्स यू शुड बी फॉलोड। तो कुछ इस तरह से आप जो है हमारी बातों को ध्यान में रख के आप कर सकते हैं। किसी ने मुझे बोला था कि इफ there are 800 people are selected, then there are 800 strategies बिल्कुल, to बिल्कुल। crack the exam. Yes. So don't think that whatever we are saying is final. हाँ, This is one way you can experiment. If you like, you use it, or you find your own way, or follow other toppers. Anything you can do, but जो be अच्छा लगे। reasonable, be logical. आप satisfy होंगे कि मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, किसी और के बातों में मत डेफिनेटली जाइए। इन सेशंस का पॉइंट ही ये होता है कि आपको सिर्फ इनपुट्स लेने हैं यहाँ से, ये आपके आउटकम नहीं है सेशन में जो भी Yes, बताया जा रहा है। very true. आप सिर्फ इनपुट्स लीजिए कि ओके दिस कैन बी ए स्ट्रेटजी, ये हम यूज कर सकते हैं और ये चीजें हो सकती हैं। उसके बाद एंटायरली आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है कि बेस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी आपकी कौन सी है, और हो सकता है एक बिल्कुल नई स्ट्रेटजी आप लेके आओ, डेफिनेटली आप लेके आएंगे। लेकिन अगर बिल्कुल आंख बंद करके किसी एक पर्टिकुलर एस्पिरेंट की या पर्टिकुलर ऑफिसर की स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली बैकफायर करने वाली है। यू हैव टू थिंक एंड देन यू हैव टू डिजाइन योर ओन स्ट्रेटजी इन दैट सेंस। Very true. Now shall we take questions or is there हाँ, any एक point? को इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे आपको सवाल आते नहीं है, हाँ, when you हाँ। don't have the answer, you कई don't know बार anything, हाँ, बिल्कुल तो दो क्वेश्चन के हिसाब से हम डिस्कस कर लेते हैं। मयंक जी ने बहुत अच्छा तरीका बताया था, कल हम डिस्कस कर रहे थे। एक साइबर डोम लास्ट ईयर का क्वेश्चन और विश्वेश्वर का क्वेश्चन, तो वो डिस्कस मैं एक बार साइबर डोम वाला, कई सारे देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे और हर बार पेपर में होते हैं। लाइक 2017 में एक मलाय पेनिसुला का क्वेश्चन आया था और इस बार भी एक साइबर डोम का क्वेश्चन आया था। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है हमें, उसमें हमें किस तरीके से लिखना है। देखिए 2 अप्रोचेस हो सकती हैं और अगेन वही है, आपको अपनी अप्रोच ढूंढनी है कि कौन सी सही अप्रोच है। एक तरीका होता है जब आपको बिल्कुल नहीं आता तो आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल नहीं आता, इन दैट केस यू कैन लीव दैट क्वेश्चन आल्सो। बट अगेन अगर आप छोड़ना नहीं चाहते हैं तो आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल देयर वाज अ क्वेश्चन लास्ट ईयर इन पेपर 3, व्हाट इज साइबर डोम प्रोजेक्ट and explain how it can be useful in controlling internet crimes in India. साइबर डोम मैंने पहली बार सुना था तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट किया। मेरे पास 5 मिनट बचे थे लास्ट में, मुझे नहीं पता था साइबर डोम प्रोजेक्ट क्या है, बट यस सेकेंड पॉइंट से इतना आइडिया लग रहा था कि इंटरनेट क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए साइबर डोम कोई एक स्ट्रक्चर है, वेदर इट्स वर्चुअल स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर है, कोई ना कोई स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन लिखते वक्त इस टाइप के हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें कोई भी गलत चीज नहीं लिखनी है ना। हम लिख दें इसमें कि इट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विद इंटरपोल एंड ऑल दीज थिंग्स, इस टाइप का कुछ भी नहीं करना है। आप बिल्कुल डिप्लोमेटिक वे में इसको किस तरीके से आंसर कर सकते हैं कि यस साइबर डोम प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है जो कि इंटरनेट क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडिया में यूटिलाइज हुआ है। अगर आपको ये भी नहीं पता कि इंडियन गवर्नमेंट है तो इंडिया में यूटिलाइज किया गया है।
इसके बाद आप थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड स्ट्रक्चर दे सकते हैं कि विद इंक्रीजिंग डिजिटाइजेशन एंड विद government's more focus on digitizing each and everything, there are new concerns that have been issued like cyber crimes, internet based crimes, और उस टाइप के कंसर्न्स को रिमूव करने के लिए एक साइबर डेमो प्रोजेक्ट लाया गया था. बहुत ज्यादा लंबा आंसर मत लिखिए. एंड एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी यूजफुल इन कंट्रोलिंग इंटरनेट क्राइम्स इन इंडिया. इसमें अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं पता, अगेन डिप्लोमेटिक वर्ड में 2 या 3 लाइन में आप लिख सकते हैं कि कैसे इंटरनेट क्राइम्स को इसने कंट्रोल किया. उसके बाद आप एक अपना पार्ट लिख सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम साइबर डोम दिस एंड दिस स्ट्रेटजी कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल इंटरनेट क्राइम्स इन इंडिया, है ना. तो इसको अगेन दूसरी चीज मैं एक और कहूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को जहां आपको नहीं आता पॉइंट फॉर्म में लिखने की कोशिश मत कीजिए. अगेन पैराग्राफ फॉर्म में लिखिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आपको आता ही नहीं है तो पॉइंट फॉर्म्स में आप पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपने गलत किया है उसको, है ना. तो पैराग्राफ फॉर्म में, और अगेन यहाँ पे 2 पेज भरने की कोशिश मत कीजिए, 150 वर्ड्स लिखने की कोशिश मत कीजिए. आप 70-80 वर्ड्स में इस क्वेश्चन को खत्म कर दीजिए. हमारा टारगेट सिर्फ इतना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर 2-3 नंबर भी हमें मिल जाते हैं, दैट मींस फतेह हासिल कर लिया हमने. साइबर डोम में आपने क्वेश्चन को कैसे यूज किया आंसर लिखने में अच्छा लगा मुझे. जैसे साइबर डोम में कुछ नहीं पता था, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रखा है कि हाउ इट कैन बी यूजफुल इन कंट्रोलिंग इंटरनेट क्राइम्स. तो इट इज यूजफुल इन कंट्रोलिंग इंटरनेट क्राइम्स. दैट मींस एक स्ट्रक्चर ही ऐसी है जो इंटरनेट क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए यूज की गई थी. नेक्स्ट पॉइंट है कि इन इंडिया, तो साइबर डोम इज नॉट एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, इट्स डन इन इंडिया. बिल्कुल. तो इसको यूज करके उन्होंने कैसे इंट्रोडक्शन या कंटेंट निकाला, बहुत अच्छा लगा. तो आप वो ट्राई करिए, टेस्ट सीरीज में भी ट्राई करिए. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो हम ले लेते हैं, कुछ और डिस्कस करना है. क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन है, should I start answering from beginning of the preparation? Now I have started with NCERT. आंसर राइटिंग कब और कैसे करें वो बहुत इम्पोर्टेंट है. शायद सब लोग अपनी स्ट्रेटजी दे सकते हैं. विश्वा जी, आप स्टार्ट कर दीजिए आपकी बात. आंसर राइटिंग मैंने बहुत ज्यादा नहीं की. मेरे मैथमेटिक्स ऑप्शनल था और उसमें ज्यादा टाइम चला जाता था, तो मेरा ज्यादा इनपुट इसमें नहीं होगा. कब किया 3 साल में पता नहीं चलता. मैं आप लोग बेटर बता सकते हैं. मैं एक बार इसमें थोड़ा सा लाइट डाल देता हूँ. आंसर राइटिंग में जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की थी, कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उसके 3 या 4 महीने तक मैंने आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं की थी, है ना. वो इसलिए था क्योंकि बैकग्राउंड बहुत ज्यादा नहीं पता था हर सब्जेक्ट का. तो एक बार कोशिश थी कि एटलीस्ट सारे सब्जेक्ट को एक बार पढ़ लिया जाए जो भी सब्जेक्ट्स में दिया हुआ है. और 2 या 3 या 4 महीने बाद क्या किया, मैंने बहुत ज्यादा कोई टेस्ट सीरीज प्री से पहले ज्वाइन नहीं की थी आंसर राइटिंग की. ट्रूली स्पीकिंग, एक टारगेट ये रख सकते हैं कि डेली एक क्वेश्चन, नॉट मोर देन दैट, डेली एक क्वेश्चन आप आंसर लिखना स्टार्ट करें, है ना. 10 या 15 मिनट जो मैं दे देता था. और वो क्वेश्चन कहाँ से ले सकते हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए, चाहे ऑनलाइन किसी साइट से ले लीजिए. बेटर यही रहेगा कि प्रीवियस ईयर स्टैटिक क्वेश्चंस कई सारे होते हैं, आप कोई भी एक क्वेश्चन लीजिए, उसका आंसर लिख दीजिए. वो आप वेरीफाई किससे कराना है, चाहे आप उसको सेल्फ वेरीफाई कीजिए या आपने किसी दूसरे एस्पिरेंट फ्रेंड से करा लीजिए, या कोई अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट आपकी पहचान में उनसे आपको कराना है, तो वो आप चीज फॉलो कर सकते हैं. एज फार एज टेस्ट सीरीज इज कंसर्न, जो मैंने किया था, मैंने प्रीलिम्स के बाद टेस्ट सीरीज ली थी आंसर राइटिंग की, तो तब मैंने फुल फ्लेश टेस्ट दिया था. आप चाहें तो पहले भी ले सकते हैं, बट यस, टाइम आपको मैनेज करना है कि प्रीलिम्स को कितना टाइम देना है, मेंस की प्रिपरेशन को कितना टाइम देना है, ऑप्शनल की प्रिपरेशन को, जीएस की प्रिपरेशन को, और हो सकता है आप किसी दूसरे एंगेजमेंट्स में भी हो, आप किसी जॉब में हो तो उसको कितना टाइम देना है. सो दैट इज एंटायरली योर स्टेक, है ना, कि आपको किस चीज को कितना टाइम देना है. बट यस, कोई भी चीज नेग्लेक्ट ना हो, ये चीज जरा कोशिश कीजिएगा. मुकुंद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आंसर राइटिंग मैं तो काफी टाइम से कर रहा था. इनफैक्ट आई डिड फॉर 1.5 years, and that is I think somewhere that worked for me in general studies. And to be honest, मैंने ऑप्शनल का एक भी आंसर नहीं लिखा था, and UPSC just returned me back. तो for your negligence you would suffer surely. I got only 221 marks in my optional paper, and in GS I scored pretty good marks. तो आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, पर डे 1 से नहीं करना है. दिस इज अ मिथ दैट हैज बीन गोइंग ऑन कि आपको डे 1 से आंसर राइटिंग करना है. कॉमन सेंस आल्सो डजंट से सो. डे 1 में आपको नहीं पता होगा, जैसा कि मयंक ने कहा और विश्व जी ने भी बताया कि आपको जो है, जब आपका एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो जाता है, थोड़ा सा भी आपका GS1, GS2, GS3, GS4 कंप्लीट होता है, उसके बाद आप आंसर राइटिंग करें.
करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, देयर आर लॉट मेनी वेबसाइट्स, ऑल ऑफ यू नो लाइक इनसाइट्स, आईएएस बाबा, many websites. I'm just referring because I used to do from there. तो आप वहाँ से क्वेश्चंस लेके आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर से क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा डिपेंडिंग ऑन योर टाइम, बट डू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। जो इस बार मेंस दे रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आफ्टर अ गैप ऑफ 1 डे, you must do answer writing. That is very, very important. Answer writing is something that will make huge difference. And you know, if you look at the list, on 1 marks there are 15-20 people that is standing. So even if there is a gap of 1 mark, you may be out of list, or you may get very good rank, cadre and service and all. So answer writing kare. Mains is very, very important. 85% of weightage of whole marks is of mains examination. So answer writing is very important. Yes, ठीक so है। that is my take on this. 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाँ। एक क्वेश्चन ये आया कि शुड वी ऐड हेडिंग एज़ इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन? आई डोंट थिंक सो। No. आपको हेडिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं और हेडिंग देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक और क्वेश्चन था कि शुड वी मग अप ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स? इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। इवन No. कुछ भी चीज़ मग अप करने के लिए मतलब आप कर भी नहीं सकते। अगर आप देखेंगे इस टाइम एट प्रेज़ेंट कितनी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, तो सबसे पहले उनका नंबर ढूँढना ही एक अपने आप में चैलेंज है कि कितनी गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल हैं। नहीं, कुछ गवर्नमेंट स्कीम जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनके कुछ प्रोविजंस आप याद कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक लेवल हो जाता है जब आप 40, 50, 60 गवर्नमेंट स्कीम एक बार पढ़ लेते हैं, तो उसके अलावा जब कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आएगी और थोड़ा बहुत भी पता होगा, देन यू कैन एनालाइज़ कि हाँ, इसमें क्या हो सकता है। तो इवन लाइक पॉलिसीज़ हैं, हर चीज़ की एक स्ट्रक्चर होती है, आप वो जानने की कोशिश कीजिए। लाइक नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन या नेशनल पॉलिसी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं एक छोटी-सी पॉलिसी डिस्कस कर देता हूँ। हर पॉलिसी की एक स्ट्रक्चर होती है, लगभग सेम ही स्ट्रक्चर होती है। पॉलिसी में क्या-क्या पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं कि एक टारगेट रेफरेंस ईयर होता है कि इस रेफरेंस ईयर में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 2030 में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें ये चीज़ें करनी है। कितने लोगों को स्किल करना है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। रिसर्च एंड इनोवेशन की तरफ लेके कुछ एक उसमें होती है। कितना बजट होता है उस पॉलिसी में। तो आप जब 4 या 5 पॉलिसीज़ पढ़ेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ओके, हर पॉलिसी की स्ट्रक्चर इसी तरीके की है। सपोज़ एग्ज़ाम में एक नई पॉलिसी आ गई, जो आपको बिल्कुल नहीं आती, लेकिन आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होगी, तो आप डेफ़िनिटली उस आंसर को कर पाएँगे। बिल्कुल। एक जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा दैट इज़ इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक वी मिस्ड इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरलाइनिंग इन आंसर्स. See, that is really important in my opinion. That is important. What I used to do is that I also used to write some important terms in capital letters. So if there is like women empowerment, so I'll write whole women empowerment in capital letters. Underline important है, but do not underline everything. That is not. 2-3 पेन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। अगर आप टेस्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि यू कैन नॉट अफोर्ड दैट लग्ज़री। एक ही पेन से करना है और एट द मोमेंट आप करते हुए आगे बढ़ें। कुछ जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उसको आप अंडरलाइन करें। जैसा कि वी डिस्कस, जैसे कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो यू कैन अंडरलाइन दैट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दीज़ ऑल सम ऑफ द टर्म्स दैट यू कैन अंडरलाइन। तो ऐसे जो कुछ कैची टर्म्स होते हैं, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है दैट नीड्स टू बी हाइलाइट, उसको अंडरलाइन करें, बट डू नॉट पेंट होल कॉपी। इट्स नॉट लाइक दैट यू आर मेकिंग योर ओन ruled copy. So underline selectively. That is my अगेन tip. Yes. एक क्वेश्चन इसमें आया है कि सर इज़ इट इम्पोर्टेंट टू कवर 1 ईयर करंट अफेयर और 2 ईयर करंट अफेयर? इस चीज़ में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी है, वो बड़ा मैटर करता है। देखिए, करंट अफेयर का मतलब ये नहीं होता कि करंट मतलब लास्ट 1 ईयर और 2 ईयर, कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं है। इश्यूज़ वही हैं जो काफ़ी सालों से चलते हुए आ रहे हैं, है ना? लाइक इंक्लूजन ऑफ वीमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, ये इश्यू काफ़ी टाइम से चल रहा है। या आप कोई भी इश्यू लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई आज का नया इश्यू नहीं है। इवन 4 साल पहले भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इश्यू था। तो जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ें, उसमें आप कोशिश ये कीजिए कि प्रीवियस उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ने की कोशिश करें। इवन आजकल तो जितनी भी करंट अफेयर की मैगज़ीन्स हैं, वो कोशिश करती हैं कि उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट वो उसमें दे के रखती हैं, है ना? लाइक इनकम टैक्स एक्ट का अमेंडमेंट या एक नया इनकम टैक्स कोड लाने की बात चल रही है, तो आज से नहीं चल रही है, इवन 2005 से ये बात चल रही है। तो सपोज़ आज कोई एक नई कमिटी बनी, अरविंद पानागड़िया कमिटी बनी कि इनकम टैक्स एक्ट को रिफॉर्म करने के लिए एक कमिटी बनी है। तो आप कोशिश कीजिए कि उससे पहले क्या-क्या कमिटीज़ बनी हुई हैं,
है ना, और ये इशू कब से चल रहा है। अगर आप होलिस्टिक वे में किसी पर्टिकुलर इशू को कवर करेंगे तो ये क्वेश्चन ही नहीं पुट अप होगा कि कितने साल का करंट अफेयर करना है ना। और यस, यूपीएससी कई बार 3-4 साल पुरानी चीजें भी पूछ लेती है, बट वो आपको वहीं मिल जाएंगी। आप 1 साल का करंट अफेयर भी करेंगे, लेकिन अगर आप जस्ट मैगजीन पे फोकस ना करके थोड़ा-सा इनोवेटिव माइंड से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उस चीज का देख लेंगे, तो आई थिंक वो इश्यू सॉल्व हो जाएगा। आपको कुछ कहना है इसमें? एक क्वेश्चन आया था कि हाउ टू कलेक्ट डेटा एंड फैक्ट्स and how to revise. They revise it's upon you, how you want to do it. The goal is you have to remember something in the exam. But collection, remember that it's not a one-day task when you sit and collect everything. It's a continuous process. When you read newspaper, when you read magazine, when you read anything, Vision, monthly current affairs magazine, then you can collect few points. But don't overpopulate things with data and facts. आप बहुत सारे चीजें कलेक्ट करने से आपको रिमेम्बर इशू होगा, रिवीजन इशू होगा। तो when you have one point, try to use it in maximum context. जितना ज्यादा एरियाज में यूज हो सके, try to do that. और एक क्वेश्चन आया था कि एआरसी और योजना या दूसरे मैगजीन्स कैसे पढ़े। मेरा मानना है कि डोंट गो फॉर फुल रिपोर्ट और फुल मैगजीन, डोंट गो। There are many coaching centers, they are providing us the summary points. So try to cover, even if you want to cover, try to cover from that summary from different coachings. और अगेन मैं एक और चीज यहाँ रिपोर्ट्स में कहूंगा कि बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स को, इन चीजों को कोट करना भी अच्छा नहीं रहता है एग्जाम में। ये ऑप्शनल आंसर राइटिंग का मेथड होता है कि आप किसी फिलोसोफर को कोट कर रहे हैं या किसी रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे को कोट कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि जब भी आप कोई पॉइंट लिख रहे हैं, सपोज आपने इकोनॉमिक सर्वे का कोई पॉइंट कोट किया है, तो आप बेटर है कि उसको अपने टर्म्स में लिख दें और एक अपना आंसर बनाने की कोशिश करें, रादर देन कोटिंग की इकोनॉमिक सर्वे हैज सेड दिस। बट यस, अगेन कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स या नीति आयोग या इकोनॉमिक सर्वे या इवन सुप्रीम कोर्ट कई बार कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें भी बोल देते हैं, है ना, जो मतलब कंट्रोवर्शियल इन द सेंस कि वो चीजें अभी नॉर्मल फ्लो में नहीं है। तो अगर आप कुछ क्रिटिसाइज कर रहे हैं कभी, वैसे तो आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना है किसी चीज का, बट अगर कर रहे हैं तो वहां पे आप कोट कर दीजिए कि ओके, इकोनॉमिक सर्वे हैज सेड दिस, कि दिस पॉलिसी इज नॉट गुड और दिस पॉलिसी इज नॉट एप्रोप्रिएट। तो वहां पे आप क्रिटिसाइज भी कर जाएंगे और इस चीज से ही बच जाएंगे कि आपने किया है, क्योंकि आपने किसी दूसरे की चीज को क्रिटिसाइज किया है। अदरवाइज जीएस में यूपीएससी क्या चाहती है कि व्हाट आर योर थॉट्स, है ना। लाइक क्वेश्चन भी एथिक्स में पूछा था कि व्हाट इज हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू, और अब आप वहां पे लिखते हैं कि एरिस्टोटेलियन व्यू ये है हैप्पीनेस का और प्लेटो का व्यू ये है। तो यूपीएससी इज नॉट इंटरेस्टेड कि एरिस्टोटल ने क्या कहा और प्लेटो ने क्या कहा। यूपीएससी इज इंटरेस्टेड इज नोइंग व्हाट इज हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू। तो मेरे हिसाब से आप अपने वर्ड्स में आंसर लिखें, दैट विल बी मोर बेटर रादर देन किसी दूसरे की चीज को कोट करने का हमेशा, है ना। कुछ पॉइंट्स में कुछ जगह पे मीनवाइल इन 2 और 3 आंसर्स वंस आप कोट कर सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज। इस पॉइंट पे थोड़ा सा डिफर करूंगा, जीएस 4 के बारे में नहीं, बट जीएस 1, 2, 3 में जब आप पॉइंट्स लिखते हैं और कोट करते हैं, थोड़ा क्रेडिबिलिटी मिलता है कि दिस स्टैटिस्टिक्स हैज कम फ्रॉम बैलेंस, कीपिंग बैलेंस। हाँ, मतलब जैसे मैंने कहा कि जहां आपको मतलब कोई चीज जैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं या जो पॉइंट्स आपको नहीं पसंद है या उस चीज को करना है, तो वहां पे आप कोट कर सकते हैं। बट हर जगह पता लगे एक क्वेश्चन में 4 जगह आपने कोट किया कि नीति आयोग हैज सेड दिस एंड इकोनॉमिक सर्वे हैज सेड दिस, एआरसी रिपोर्ट ने ये कहा और सुप्रीम कोर्ट ने रामेश्वर प्रसाद केस में ये कहा। इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता ओवरडूइंग मत हाँ, करिए। ओवरडूइंग उसको बैलेंस। और एक पॉइंट मैं भी ऐड करूंगा, मैं क्या किया था पर्सनली, व्हाट आई डिड फॉर माय सेल्फ। जो छोटे पॉकेट डायरी होते हैं, आई मेड 4, आई थिंक 5, 7 पॉकेट डायरीज. So in every diary I mentioned GS1, GS2, GS3, GS4, essay, and then optional 1, optional 2, and all the important data that I have collected over the time, I jotted it down. And when I used to go to, I was in Delhi and I took this test series from one institute. So when I used to travel in metro, I used to revise that data. जब आप पेपर लिखते हैं तो उसमें भी आपको गैप मिलता है, आई थिंक वी गेट 2 hours गैप, समथिंग 2 or 3 hours. तो उसमें भी आप उसको पलट करके एक बार डेटा को फ्रेशली देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह का पॉकेट डायरी बना है जो हैंडी होगा, आप चलते चलते देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आपको याद भी होगी। ये एक चीज हो गया। एक मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ जो आप लिख सकते हैं, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट हेल्प मी अ लॉट।
नीति आयोग का 2019 में नवंबर में एक कंपाइलेशन आया था, स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया एट द रेट 75। Strategy for New India at the rate 75. It was published by Niti Aayog. And see, I think that that is the best book for men's answer writing. उनका अगर जब आपको मिल जाएगा कहीं पे भी आप मंगा सकते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर है ना, दैट इज लाइक दे आर राइटिंग मेंस आंसर। वो पहले ओवरव्यू देते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव देते हैं, फिर स्टेप्स टेकन देते हैं और बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में, फिर वे फॉरवर्ड देते हैं, कंक्लूजन देते हैं, डेटा भी है। strategy for new India at the rate 75. If you like, I got quite less time. Had I appeared again, I would have, kind of gone through it multiple times. That is something that is solid material for your preparation. And believe you me, this is coming from the one of the most authentic source, government think tank, that is Niti Aayog. So if you write एक that, बार और बता दीजिए, कई लोगों ने कहा उसको बताना। मैं यहाँ पे चैट पे लिख देते हैं हम लोग इसको। हाँ, स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया एट द रेट 75। Book name is Strategy for New India at the rate 75. This is book openly published by Niti Aayog. By Niti Aayog, yes. And in this book, Niti Aayog has covered everything. I think it has tried to cover what India has achieved in last over 70 years, what it aims to achieve by, next, when we complete 75th year in 2022, and further when we complete 100 year in 2047. So बहुत ही अच्छा book है, believe you me, you try this and you would somewhere feel very happy because you'll get ready-made material. And starting from GS paper 1 up to GS paper 4, all the topics has been covered: education, health, women empowerment, everything is there, transport, mobility, even question pertaining to administration, civil services reform, everything is there. So I think this is something that has not come in the mainstream. So please take advantage of this session, read that, and you will really like it. Everything is in bullet points. So try that and that would help you. Make short notes as well. मैं ये भी कहूंगा, नीति आयोग के अभी तक 2 ही डॉक्यूमेंट्स आए हैं, एक स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया एट 75 और इससे पहले एक 3 इयर्स एक्शन प्लान आया था। वो भी बहुत अच्छा था, जो 2017 में 3 ईयर का एक्शन प्लान आया था। और हो सकता है मीनवाइल कोई और नया डॉक्यूमेंट आ जाए। नीति आयोग का कोई भी डॉक्यूमेंट आएगा, आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड और मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको हमेशा हेल्प करेगा वो। तो नीति आयोग का आप कोई भी डॉक्यूमेंट रेफर कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी गुड। Yes. Who are not taking coaching in Delhi? Yes, I can उसका आंसर भी कर दो। देखिए, coaching is like, it's not like that कि coaching is something that is quanti-essential or sine qua non कि आपको करना ही है तभी आप select होंगे. Otherwise, it would have been like people from one institute is coming to academy. That is not true. People from every corner of country, we are in academy, we are live from our rooms. So every corner of country are here. और दिल्ली जाना, दिल्ली नहीं जाना नहीं इम्पोर्टेंट है। आंसर राइटिंग के लिए इफ पॉसिबल देन आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा प्रोफेशनल तरीका से उसको कर सकते हैं, आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ एंड इवन मोस्ट ऑफ अस, वी आर नॉट सो मच इकोनॉमिकली रोबस्ट दैट वी कैन अफोर्ड लाइक 2 or 3 lakhs पर एनम। सो ऐसा नहीं है, हम लोग भी बिना कोचिंग का वी यूज्ड लाइक सेशंस लाइक दिस, यूट्यूब सोर्सेज, guidance from senior mentors, something like that you can do. टेस्ट सीरीज के लिए मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज मेक इन्वेस्टमेंट, दैट इज गुड इन्वेस्टमेंट बिकॉज समथिंग लाइक 20,000 or 25,000 you would be covering your test series, but that will give you a huge margin over others. So for test series, I would request you that anyhow, please try to join and make best use. But still, even that is not something that is very important. There are people who we have met who did no test series, who did not know coaching, and they are qualifying. So do not keep any inferiority complex. Be it you are from Hindi medium, आप हिंदी मीडियम से हैं, आप गांव से हैं, आप इस जगह से हैं, आप ये कमी पे ध्यान नहीं दीजिए। लबासना को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ऐसा लगता है एक मिनी इंडिया आके बसा हुआ है। आपको हर पार्ट से, इवन जम्मू कश्मीर, लद्दाख से भी मिल जाएंगे और केरल से भी मिल जाएंगे, और हर स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज से भी लोग हैं, तो वहीं गांव से भी बहुत लोग हैं। तो मतलब हर तरीके के लोग आ रहे हैं और क्वालिफाई कर रहे हैं। तो किसी भी टाइप का एक कॉम्प्लेक्स तो मत रखिए। और इवन
वो लोग जो कोचिंग ले रहे हैं उनके लिए भी मेरी ये सलाह है कि बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट कोचिंग के कोचिंग पे ना मटेरियल्स पे रहें। या नोट्स पे ना हम्म, रहें, है ना? अपना जो आपका इनोवेशन होगा, अपना जो आपका खुद का स्ट्रेटजी होगा, दैट विल हेल्प यू इन द लास्ट। तो कुछ अपनी तरफ से भी करने की कोशिश कीजिए। एक बने बनाए नोट्स पे, बने बनाए मटेरियल पे अगर आप अपना पूरा सिविल सर्विस की प्रिपरेशन को डिवोट कर देंगे तो वो भी एक अच्छी चीज नहीं है मेरे हिसाब से। मैंने पर्सनली भी कोचिंग नहीं लिया है। मैं भुवनेश्वर से रह के प्रिपेयर कर रहा था। दिल्ली हाँ, बहुत इंटरव्यू से पहले 1 महीना वहाँ आके रुका था। तो कोचिंग एज़ सच नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है। अ, और आंसर राइटिंग की बात करें, कहीं न कहीं मैं मिस करता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं की है। लेकिन देयर आर सम पार्ट व्हिच सेज दैट आई मिस्ड दैट पार्ट, मेबी इट कुड हैव बीन मच बेटर स्ट्रक्चर्ड, कि आपको टाइमलाइन दे देते हैं, आपको एक शेड्यूल हम्म, बन जाता है हाँ, एंड थोड़ा बहुत इवैल्यूएट भी हो जाता है, तो आंसर राइटिंग कहीं न कहीं हेल्प करती है। आंसर राइटिंग हेल्प करती थोड़ा है। मिस्टेक्स हम लोग अपना बता दें, कुछ जनरल मिस्टेक्स बता सकते टू हैं। बी अवॉइडेड। हाँ, मिस्टेक्स क्या, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज मैंने नहीं लिया हाँ, था। तो सेम। क्या हुआ कि मुझे जो क्वेश्चंस चूज करने होते हैं ऑप्शनल में, तो हम्म, वो ज्यादा वो स्किल नहीं हम्म, बन पाया था। तो पेपर 1 मेरा सही गया था, लेकिन पेपर 2 में गलत सवाल चूज करने की वजह से टाइम मैनेजमेंट इशू आ गया। लॉन्ग बड़े बड़े क्वेश्चंस चूज कर लिए मैंने, तो वो हम्म। इशू आया था। तो सेम, यस। आप टेस्ट सीरीज एटलीस्ट कर लीजिए। Hmm. I also agree with my dear friend Mr. Ranjan J. I also did same mistake, and once marksheet came, I realized it. मैंने भी कोई टेस्ट सीरीज नहीं किया ऑप्शनल का, और इस चक्कर में हुआ ये कि मैं डायरेक्टली एग्जाम में लिखा ऑप्शनल समवेयर आई इग्नोर्ड, एंड यूपीएससी विल पेनलाइज यू फॉर योर मिस्टेक, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। ऐसा नहीं है कि देयर आर नो फ्री लंच व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी। जहां मेहनत करेंगे आपको मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। दैट इज वन। सेकंड, जो है टेस्ट सीरीज के जो मार्क्स, एक मैं पॉइंट टच कर रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज के मार्क्स पे जो है अपना कॉन्फिडेंस को ऊपर या नीचे नहीं होने दे। ठीक है? आपने जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ कि एथिक्स में आई वुड नॉट नेम इंस्टीट्यूट, बट आई नेवर गॉट ओवर 90 मार्क्स। आई डिड लाइक 4 ethics test series, and I got only 90, 91. But when UPSC gave marks, it was 146. So see the difference. UPSC and these institutes, I'm not kind of disparaging any institute, take whatever you want, but do not be underconfident. I got some kind of a scare that ethics mein to mere marks nahi aayenge, but see, I did my best and I got quite good marks. तो आप अपने कॉन्फिडेंस को मॉड्यूलेट डिपेंडिंग ऑन टेस्ट सीरीज नहीं होने दें। टेस्ट सीरीज इज फॉर लर्निंग, इट्स नॉट फॉर इवेल्युएटिंग लाइक योर ऑन स्ट्रेंथ लाइक दैट। मतलब अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर नीचे नहीं होने दें, सीखें और आगे बढ़े, सीखें और आगे बढ़े। इट शुड बी फॉर लर्निंग। सो दैट इज माय वन टेक ऑन। कभी-कभी टेस्ट सीरीज ज़्यादा मार्क्स भी दे ज्यादा देते हैं, मार्क्स दे, तो हाँ, उस टाइम ओवर ओवर कॉन्फिडेंट भी मत कॉन्फिडेंट नहीं। होइए और एक टेस्ट सीरीज के ऊपर अपना इवैल्यूएशन डिपेंड मत करिए। एक ग्रुप बना सकते हैं आप, अपने आप में डिस्कस कर लीजिए हम्म, और अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस वो सब डिस्कस कर लीजिए, बेटर होगा। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हर चीज में लाइफ की भी भाई कोई भी चीज हो बैलेंस्ड अप्रोच रखिए। चाहे बैलेंस आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने में बैलेंस अप्रोच इस तरीके से कि किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत ओवर एम्फसाइज मत कीजिए। सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज आप देके चलिए, है ना? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। सिमिलरली वाइल राइटिंग आंसर्स ऑल्सो, आप अगेन मुकुंद ने भी जैसे पहले कहा था कि किसी एक आंसर को बहुत अच्छा लिखने की बजाय 3 एवरेज आंसर आप लिख दीजिए, है ना? तो हर जगह एक और इवन आंसर राइटिंग में भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल या बहुत ज्यादा ओवर किसी चीज में मत लिखिए कि ये पॉलिसी तो बहुत ही अच्छी है और ये तो ये कर देगी या फिर ये पॉलिसी बिल्कुल खराब है। एक बैलेंस अप्रोच हर जगह है कि अगर 4 हम उसके पॉजिटिव्स लिख रहे हैं तो 1 या 2 नेगेटिव्स भी लिख दें। हर जगह लाइफ में या इस एग्जाम की प्रिपरेशन में और इवन आंसर राइटिंग में अगर बैलेंस अप्रोच हम रखेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ठीक मार्क्स हमें मिल जाएंगे इस चीज में। we can like go for another 10 minutes, 1 hour 30 minutes session. ठीक Is है, that ठीक है, fine? हाँ हाँ, ठीक है, फाइन। तो ऐसे पे थोड़ा सा टच कर देते हैं, दे आर ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन। तो ओके। मैं कैसे को एस्से की स्ट्रेटजी को मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले एस्से राइटिंग पे एकदम प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फेज में मत कूदिए, क्योंकि एस्से क्या है? एस्से का मतलब है कि आपका सारे सब्जेक्ट्स का जब तक कंटेंट प्रिपेयर नहीं होगा तब तक एस्से का कंटेंट प्रिपेयर नहीं होगा। और एस्से का कोई भी अलग से कंटेंट प्रिपेयर करने की जरूरत भी एज सच नहीं होती है। जीएस 1, 2, 3 और 4
इन्हीं चारों को मिला करके आपका कंटेंट जो है वो आपको एस्से में लिखना है। तो फर्स्ट एडवाइस इज दिस कि पहले जीएस 1 2 3 4 को अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए एंड देन आफ्टर दैट मूव ऑन टू द एस्से। सेकेंड चीज ये है कि एस्से राइटिंग स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज फार एज जीएस इज कंसर्न। यहाँ पे आपको पहली चीज है इलेबोरेशन ज्यादा करना है एस्से में, है ना। जहां जीएस में आप बुलेट फॉर्म में लिख देते हैं या एक दो पॉइंट लिखते हैं, यहाँ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का इलेबोरेशन ज्यादा होता है। थर्ड इज ब्रेनस्टॉर्मिंग इज रिक्वायर्ड इन एस्से। जहां जीएस के पेपर में हो सकता है हम ब्रेनस्टॉर्मिंग किसी क्वेश्चन में बिल्कुल ना करें क्योंकि टाइम परमिट नहीं करता, बट यहाँ एक एस्से को आपको 1.5 आवर में करना है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत रिक्वायर्ड है। ब्रेनस्टॉर्मिंग आप कैसे कर सकते हैं? कई सारे तरीके हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग पे, मैं आपको 2 या 3 तरीके बताता हूँ। पहला तरीका ये हो सकता है कि आपने एस्से का टॉपिक पढ़ा और आप उसमें देख लीजिए कि की पॉइंट्स क्या हैं एस्से में, ठीक है? 2 या 3 की पॉइंट्स देख लीजिए। अब आप उस की पॉइंट्स में कितने डिफरेंट सब पॉइंट्स अपने बना सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है सब्जेक्ट वाइज ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि आप देख लीजिए कि आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं। यू हैव पॉलिटी, यू हैव हिस्ट्री, यू हैव आईआर, यू हैव ज्योग्राफी, यू हैव एथिक्स एंड यू हैव साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी। तो हर एंगल क्या कवर हो रहा है उसमें। एक तरीका ये हो सकता है कि इस पर्टिकुलर एसे का इकोनॉमिक एंगल ये है, पॉलिटिकल एंगल ये है, सोशल एंगल ये है, फिलोसॉफिकल एंगल ये है, एथिकल एंगल ये है, एनवायरमेंटल एंगल ये है। पहली चीज। सेकंड हो सकता है कि स्टेक होल्डर बेस्ड अप्रोच होती है, स्टेक होल्डर बेस्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है हमारी, कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज है, सपोज एजुकेशन है, तो वो किस किस स्टेक होल्डर को इम्पैक्ट करती है। अगेन ये वेरी करेगा एसे टू एसे। किसी एसे में हो सकता है कि स्टेक होल्डर बेस्ड अप्रोच काम कर जाए, किसी एसे में हो सकता है कि सब्जेक्ट वाइज जो आपकी स्ट्रेटजी है वो काम कर जाए। स्टेक होल्डर लाइक children are a stakeholder, women are a stakeholder, political parties are a stakeholder, citizen of country are a stakeholder, human as such are stakeholder, nature is a stakeholder। तो डिफरेंट स्टेकहोल्डर्स पे आप क्या क्या चीजें सोच सकते हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ऐसे में ये हो सकती है कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। अगेन वहां पर आप देख सकते हैं कि आप वहां से उसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने एस्से को, है ना। जैसे मेरा एक पार्ट था कि माइथोलॉजी और एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री या इंडियन सोसाइटी एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एरिया था। तो अगर एस्से को, जैसे कई बार किसी ने पूछा भी था कि फिलोसॉफिकल एस्से में हम क्या कर सकते हैं, तो अगर फिलोसॉफिकल एस्से में आप इंडियन सोसाइटी की एंशिएंट प्रैक्टिसेस अगर डिस्कस कर देते हैं वहां, अगर आपको आती हैं, सो दैट विल गिव यू एन एज। मुकुंद आप अगर कुछ डिस्कस करना चाहें। इससे जो स्टार्टिंग के आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग है बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं यूजुअली आधा घंटा ऑलमोस्ट ब्रेनस्टॉर्म करता था और 1 घंटे में ऐसे लिखता था। तो वहाँ पे आप जो मयंक ने बताया कि डिफरेंट सोसाइटी, हिस्ट्री ये सब है, आप जीएस के सिलेबस को नज़र में रखिए। जीएस 1 2 3 4, जीएस 1 में है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, जीएस 2 में पॉलिटी, फिर आईआर है, फिर गवर्नेंस, 3 में इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, फिर एथिक्स। तो ये सब डायरेक्शन पे आप सोच लेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। और एक बात है कि टॉपिक्स चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मेक और ब्रेक सिचुएशन होता है जहाँ पे आपको टॉपिक के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा, ज्यादा पॉइंट्स नहीं होंगे, तो उसको चूज मत करिए कि ये सोच के कि ये कम लोग लिखेंगे और ज्यादा नंबर मिल जाएगा। वैसे नहीं होता। तो जिसमें आपको कंटेंट अच्छा है और आपका डेप्थ है, अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें ये सब जीएस1 के डायमेंशंस बहुत सारे मिल सकते हैं, तो उस टॉपिक को चूज करिए। और बहुत सारे कोट्स, वो सब चीजें आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं। आपको टॉपर्स के भी मिल जाएंगे वेरियस वेबसाइट्स पे, उन्होंने क्या क्या कोट्स फॉलो किया है, तो उनको भी यूज करिए। और एक चीज है कि कनेक्टिंग बिटवीन पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इससे में, जो जीएस में नहीं है। तो इससे अब्रप्टली चेंज होना मत करिए, अब्रप्टली चेंज मत करिए एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ। कुछ कनेक्टर लगा दीजिए या फिर नाउ डिस्कस। ये कनेक्टर भी पहले से ढूंढ के रखने पड़ेंगे क्योंकि वहां पर एग्जाम में याद नहीं आएंगे। आप कनेक्टर्स थोड़ा सा एक कॉपी बना के उसमें 15 20 25 कनेक्टर लिख भी सकते हैं कि कैसे पैराग्राफ्स को कनेक्ट करते हैं। और ये आप जब एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं किसी के, तो वहां बहुत हेल्पफुल आएगा।
आप देखिए वो एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ कैसे कैसे कनेक्ट हो करें? रहा है, और वो सीख लीजिए या फिर नोट डाउन करके रख लीजिए, उसको अप्लाई करिए, इवन फायदा होगा। एनसीईआरटी कैन गाइड यू हाउ टू राइट ए बेस्ट एसे। सपोज आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी देखते हैं, न्यू वाली एनसीईआरटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओल्ड एनसीईआरटी, उसमें वीमेन का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 इन क्लास 12। उसमें आप उस चैप्टर को एक बार इस तरीके से पढ़िए कि वो स्ट्रक्चर किस तरीके से किया है एनसीईआरटी ने। क्लास 12 की एनसीईआरटी में लाइक वुमेन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 विमेन इन एंशिएंट इंडिया। और अब देखिए आप उसने उसने किस तरीके से एग्जांपल्स कोट किए हैं, किस तरीके से पैराग्राफ्स को कनेक्ट किया है, और किस तरीके से विमेन की डिफरेंट थीम्स को एक ही चैप्टर में एनकम्पास किया है। वहां से आपको एग्जांपल मिलेगा कि एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जा सकता है। ओके, यस, मैं 2 पॉइंट्स ऐड करूँगा। मयंक और बेस ने काफ़ी अच्छे से आपको बताया है। जस्ट 2 पॉइंट्स। एक तो जैसे कि मयंक डिस्कस्ड ऑल द डिफरेंट अप्रोचेस, आई विल जस्ट ऐड वन मोर। आप जो है पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर ऐसे करके भी एक अप्रोच निकाल सकते हैं। सेकंड, यू कैन आल्सो लुक एट इंटरनेशनल लेवल, व्हाट आर द सिनेरियो ऑफ द सिचुएशन, नेशनल लेवल एंड लोकल लेवल। ये एक हो गया। सेकंड हो गया, हमने बेसु जी ने बताया कि हाउ यू हैव टू गो अहेड विथ योर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन। सो इन एसे आल्सो यू कैन यूज डिफरेंट टेक्निक्स लाइक एनेक्डोट्स हो गया, स्टोरी हो गया, कुछ पोएम्स हो गए, कोट्स हो गए, इन सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था, समवेयर आई डू नॉट रिमेंबर एग्ज़ैक्ट वर्ड बाय वर्ड, दैट लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन आर द फाउंडिंग पिलर ऑफ सोसाइटी। So health and education was there. So I started with one Sanskrit quote that was Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, may all be happy and may all be healthy. This I wrote in the introduction, and in conclusion, I ended with the poem of Tagore, where the minds are without fear and the head is held high, where knowledge is free. तो ऐसा मैंने ऐसे लिखा कि this is what we should attempt at, all should be free of diseases and happy. And in the end, I ended that somewhere we should try to strive for the achieving of goal of this one, Tagore. So you can do something like that. आप कोट लिख सकते हैं, आप जो है कुछ थॉट्स लिख सकते हैं। ऑप्शनल के भी आप अपने नॉलेज को ऐसे में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डिफेंस पे एक क्वेश्चन था, तो मैंने ऑप्शनल में पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन में मैकेंडर वर्सेस महान डिबेट चलता है। मैकेंडर बोलते हैं कि जिसका सी में पावर होगा दैट विल बी स्ट्रांग, एंड महान बोलते हैं लैंड में। तो आई स्टार्टेड ऐसे कि दिस वाज द अर्लियर नोशन, नाउ वी हैव टू कीप बैलेंस बिटवीन द टू, एंड दिस इज वेयर रीमलैंड थ्योरी ऑफ स्पाइकमैन कम्स। तो आप इस तरह के ऑप्शनल के भी नॉलेज थोड़ा सा यूज करके, ज्यादा नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट इज स्टिल पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज, बट थोड़ा-सा तो अच्छा आंसर होगा। आप मील वगैरह को कोट कर सकते हैं, अरिस्टोटल, प्लेटो, समथिंग लाइक दैट। इवन न्यूज़पेपर जैसे हिंदू में सैटरडे को एक पेज का बहुत पूरा अच्छा आता है। कवर स्टोरी हम्म, आता है, तो हाँ, वहाँ वो राइट। आपको एनेक्डोट ही मिल जाएगा। मुझे याद है निपा के ऊपर एक कवर स्टोरी आया था, तो वहाँ से आप 1-2 पैराग्राफ के शॉर्ट समरी हाँ। बना लीजिए। तो वहाँ देखिए आप उससे कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप पब्लिक हेल्थ के इम्पोर्टेंस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं उस स्टोरी को। आप ये कर सकते हैं कि मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है वो कैसे एनवायरनमेंट को एनक्रोच कर रहा है, उसके वजह से न्यू डिजीजेस आ रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये जो स्टोरी आप बना लिया, तो इसको आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। ऐसे और एक आया था बीडी वर्कर्स ऑफ हाँ, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में शिवाकाशी, शिवाकाशी तो मैचस्टिक वाला भी एक आया था हाँ, इसमें। हाँ, वो भी तो मुझे याद चाइल्ड है। लेबर, तो चाइल्ड हाँ, लेबर, उस ऐसे इश्यूज से पे। हाँ, उससे वहाँ पे आप एनेक्डोट बना के रख सकते हैं। चाइल्ड लेबर पे यूज हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे हर यूज हर हो सैटरडे जाएगा। को एक स्टोरी आती है, हाँ। बड़ी अच्छी स्टोरी आती है, यू कैन यूज दैट। आप पढ़ सकते हैं उसे। कंक्लूड। हाँ, आई थिंक नाउ हाँ। वी शुड कंक्लूड। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, है ना। और अगेन वही चीज, दो चीजें कहेंगे कि एक तो बैलेंस्ड अप्रोच रखिए, और किसी की भी स्ट्रेटजी को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, है ना। आप कोशिश कीजिए कि अपनी कुछ नोवेल्टी उस चीज में ऐड करें। सो कई सारे क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि हम आप लोगों के आंसर नहीं कर पाए ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम। सो नेक्स्ट टाइम अगर कभी कोशिश Yes. करेंगे हम कि एक नया सेशन अरेंज कर लेंगे बिल्कुल। उस चीज के लिए। So for the time being, I think Yes. thank you very much for this Thank you patience listening. for joining. Yes, and on behalf of all of us, we are like wishing you all the best. Do awesome and go with the confidence. So I used to hear that in interview you have to enter like an IAS and you will come out like an IAS. So in mains also you have to enter like bureaucrat. You have to answer like bureaucrat, and you would score pretty well. So wish you all the best. And on that note,
we shall conclude this. We'll try to come again and solve your queries. Thank you. Thank you very much.